नमस्कार दोस्तों। हम आज बात करेंगे राजस्थान समसामयिक की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम दिसंबर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। आज 9 जनवरी है और दिसंबर का जो 30 दिन का करंट अफेयर्स है, 31 दिन का, वो सारा कवर किया जाएगा। लगभग 20 के आसपास की क्लास है और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले साल भर से हम राजस्थान का करंट पढ़ रहे हैं और जनवरी से शुरू किया था और ये दिसंबर आ गया। मतलब चल तो अब जनवरी रहा वापस, लेकिन एक साल का पूरा करंट अफेयर्स हमने तकरीबन 20 कक्षाओं में पढ़ लिया। आपने बड़ा प्रेम दिया इन कक्षाओं को। सारी कक्षाएं 1 लाख से ऊपर है, मोस्टली सारी 2 लाख से ऊपर है और एक कक्षा तो 6 लाख से ऊपर चली गई। तो ये आपका प्रेम और भरोसा ही है जिसकी बदौलत मोटिवेशन बना रहा और मैं लगातार पढ़ाता रहा। महीने में एक क्लास आती है, अक्टूबर की नवंबर में अपलोड हुई, नवंबर की दिसंबर में भी, दिसंबर की अब जनवरी में हो रही है। इसकी पीपीटी हम अपने चैनल डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित नाम से जो टेलीग्राम पे चैनल है उसमें हम क्लास के बाद अपलोड कर देंगे। चैनल को आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है, उसमें आप और हम सभी 2 लाख भाई बंधु उसमें जुड़े हुए हैं। तो ये आपका ही चैनल है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना ताकि सभी प्रकार की सूचनाएं मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ। और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है वहाँ। सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म ये है कि टेलीग्राम पे सारी सूचनाएं आप तक पहुँच जाती है और उस टेलीग्राम पे मैं कोई रायता नहीं फैलाता हूँ। जैसे कि शिक्षक लोग लड़ते हैं, करते हैं, शिक्षकों के आपस में जो चलता है, जो कुछ भी जनरली मार्केट में, तो मेरे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। मेरे चैनल पे केवल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या कभी मोटिवेशन का लेख मिलेगा, कोई मार्गदर्शन का लेख मिलेगा। इसके अलावा अपने चैनल पे किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात है वो आपको नहीं मिलेगी। सारा कुछ आपसे रिलेटेड ही बात होती है। तो इसी वजह से ये चैनल साल भर में बहुत अच्छा ग्रो कर गया। बाकी जो भी चैनल्स हैं, कहीं मार्केटिंग वगैरह भी होती है, अपना चैनल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो ज्वाइन कर लेना आप, ताकि ये पीपीटी वहाँ पे जाके शेयर कर लेंगे हम। ठीक है, तो हम दिसंबर के महीने के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अभी चल रहा है जनवरी और ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी तब तक जब तक आपका प्रेम बना रहेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं राजस्थान की समसामयिकी दिसंबर महीने की। 31 दिनों में जो कुछ भी हुआ उन सब पे बात करेंगे। हम इस पूरी क्लासेस को कई पार्ट में बांट देते हैं। कुछ पहले योजनाएं पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ कार्यक्रम पढ़ेंगे, खेल खिलाड़ी पढ़ेंगे, पर्सन इन न्यूज पढ़ेंगे और पुरस्कार वगैरह, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी। और ये सारा को सारा जो कंटेंट है काफी ऑथेंटिक है। सूजस वगैरह, DIPR वगैरह सारी वेबसाइट से लिया गया है। आप इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए। साल में एक क्लास पढ़ के याद करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कंटेंट कलेक्ट करके आप तक पहुंचा दे, थोड़ा बोल के सुना दे ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाता है। कुछ महत्वपूर्ण है तो समझा दे, कुछ शब्दावली समझा दे आपको। बाकी क्या है कि करंट अफेयर्स को कितना ही समझाएगा आदमी आखिर। ठीक है, याद करना भी मुश्किल होता है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे, समझ लोगे तो याद भी हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहले नरेगा हुआ करती थी उसको अब चेंज कर दिया, ड्रास्टिकली चेंज कर दिया है। अब उसका नाम जी राम जी कर दिया गया है। वीबी मतलब विकसित भारत, और जी राम जी कर दिया गया है। जिसमें क्या कुछ किया गया है वो सारे पॉइंट्स देखेंगे और इसकी मैं एक अलग क्लास भी लूंगा आगे, जी राम जी की। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन होने के बाद में क्या, शुरुआत में अपन अपनी क्लास ले लेंगे ना जी राम जी की, तो क्या होगा कि बाद में कोई गवर्नमेंट चेंज करेगी तो फिर उसके लिए अलग से फिर वीडियो बनाने से अच्छा है कि कुछ दिन इस योजना को लागू होने दो। उसके बाद में जो कुछ भी चेंजेस आएंगे तो वो भी हम उसमें शामिल कर लेंगे। अब देखो, नरेगा के स्थान लेने के लिए जी राम जी ली गई। ठीक है, ये भी आपके यूं समझ लीजिए कि नरेगा ही है, थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, जो पुरानी स्कीम थी उसमें 100 दिन के रोजगार की बात की गई थी, इसमें 125 दिन के रोजगार की बात की गई। पुरानी स्कीम में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती थी 100%। अब इन्होंने नई स्कीम में ये कहा है कि 60% पैसा केंद्र देगा, 40% पैसा जो है वो स्टेट देगा। ठीक है, तो अब तो केवल स्टेट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना नहीं रही, अब ये है आपके सेंट्रल और स्टेट दोनों की योजना हो गई है। तीसरा, 15 दिन में पहले अगर काम नहीं मिला
तो पहले 30 दिन बेरोजगारी भत्ता मजदूरी का 1/4 मिलेगा। जो टोटल मजदूरी मिलती है उसका 1/4 है वो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब इसने क्या कहा है कि आवेदन के 15 दिन में काम अगर नहीं मिला तो राज्य सरकार हर हफ्ते बेरोजगारी भत्ता जो है वो देगी। ठीक है, ये कुछ चेंजेस किए। ये पीआईबी में बहुत अच्छे से लिखा है कि जी राम जी में और क्या क्या किया है। तो 100 डे और 150 दिन। पहले नरेगा में क्या था कि मल्टीपल एंड स्कैटर्ड कैटेगरी ऑफ वर्क्स विथ लिमिटेड स्ट्रेटेजिक फोकस, कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात की जाती थी। अभी 4 एरिया पे स्पेशली काम किया जाएगा। वाटर सिक्योरिटी पे काम किया जाएगा, टांके बनाने करने ये सब। दूसरा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण आधारभूत संरचना पे काम किया जाएगा। तीसरा, जीविका लाइवलीहुड पे काम किया जाएगा। और क्लाइमेट रेजिलियंस मतलब जलवायु से संबंधित चीजें जो है उन पे काम किया जाएगा, पेड़ पौधे लगाना करना। तो अभी 4 क्षेत्रों पे काम किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पहले ऐसा कुछ भी कैटेगरी तय नहीं थी नरेगा में, अब जी राम जी में ये कैटेगरी बिल्कुल तय कर दी गई है। पहले क्या था, सारा कुछ सेंटर बियर करती थी 100% ही। अभी स्टेट कॉस्ट शेयरिंग कर दिया गया है 60-40 का लिए। ठीक है, और कुछ विशेष राज्य जो है वहां पे 90:10 का रहेगा। ठीक है, आप ये देख लेना बढ़िया से, इसको बहुत अच्छे से मैंने साइड में कर लिया है। और बाकी फंडिंग का पॉइंट आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो अलग है नरेगा से। ये केवल नाम ही चेंज नहीं हुआ है, इसकी काफी विशेषताएं भी इस समय चेंज कर दी गई हैं। ठीक है, पहले क्या था, पहले काफी चीजें कम जोर थी, काफी चीजें डिफाइन नहीं थी। अब बहुत कुछ इसमें डिफाइन कर दिया गया है। अब मजदूरी, सामग्री, प्रशासनिक खर्चों पर निधियों की कुल जो वार्षिक आवश्यकता है वो 1,51,282 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य का हिस्सा भी शामिल है। इसमें से केंद्र का हिस्सा आपके कितना रहेगा, 95,692.31 करोड़। शेष हिस्सा रहेगा स्टेट का। तो पहले स्टेट पे कुछ भी भार नहीं था, अब स्टेट के ऊपर आपके 40% हिस्सा दे दिया गया। हाँ, कुछ विशेष जो स्पेशल प्रिविलेज जो स्टेट है उनके लिए 90-10 रहेगा, मतलब 90% सहायता केंद्र करेगी और 10% जो है वो स्टेट का हिस्सा रहेगा। अब देखिए, मैं वापस आता हूं कि काफी चीजें जो है वो आपकी इसमें चेंज हुई है। देखो, तो विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025, जो भारत को विकसित करने का हमारा टारगेट है, कब तक का है, 2047 तक का है, के साथ संयोजित एक नई सांविधिक संरचना के साथ मनरेगा का स्थान लेगा। सांविधिक क्या होता है, जब किसी कानून के द्वारा, संसद के अंदर बिल के द्वारा पारित करके अगर अपन कोई योजना लाते हैं तो उसको हम सांविधिक कहते हैं। ये पारित किया गया। रोजगार गारंटी के प्रति ग्रामीण परिवार बढ़ाकर अब कितने, 125 दिन कर दिया गया, जो पहले 100 दिन हुआ करता था। जिससे आय सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। और प्राथमिक क्षेत्र कितने तय किए हैं, 4। कौन कौन से, मैंने अभी बताया आपको। चाहे वो आपके पेयजल से रिलेटेड हो, जीविका निर्वाह से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो जलवायु से रिलेटेड हो। तो इसमें 4 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। मैंने बोल दिए थे, आप लिख लेना कॉपी में। नरेगा का विकास और इसकी कुछ सीमाएं थी। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रशासनिक और प्रौद्योगिकी सुधारों ने इसके कार्यान्वयन को सुदृढ़ किया है, जिससे सहभागिता, पारदर्शिता, डिजिटल शासन में अत्यधिक सुधार हुआ है। 2013-14 और 24-25-26 के बीच महिलाओं की सहभागिता 48% से धीरे धीरे बढ़कर अब नरेगा में महिलाओं की सहभागिता कितनी हो गई है, 58.15%। तो ये क्या है कि ऐसे कथन में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। रोजगार के लिए विकसित भारत गारंटी और आजीविका मिशन, ये इसका पूरा नाम है जी राम जी का। ये वीबी, जी का मतलब गारंटी, और फिर राम जी का मतलब आर से रूरल, और फिर लाइवलीहुड मिशन हो जाता है। ठीक है, तो विकसित भारत गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक, ठीक है, ने एक व्यापक कानूनी बदलाव के जरिए इस अनुभव पर ध्यान दिया है कि प्रशासनिक व्यय की जो सीमा है वो अब 6% से बढ़ के 9% करने के जरिए और संरचना में और सुदृढ़ किया जाएगा। मतलब प्रशासनिक व्यय क्या होते हैं, जब किसी भी योजना को हम धरातल पे लागू करते हैं तो
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर बहुत होते हैं, चाहे वो फाइलिंग के हो, चाहे वो कर्मचारियों के हो, चाहे वो जियो टैग के खर्चे हो। अभी क्या है कि इतना सारा चेंजेस हुआ है, तो उसको लागू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब अधिक चाहिए। तो अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो डेफिनेटली बजट भी अधिक चाहिए। इसलिए अब बजट जो पहले 6% दिया जाता था खर्चा, अब वो कितना दिया जाएगा? 9% दिया जाएगा। ठीक है, तो 6% से बढ़ा के प्रशासनिक व्यय कितना कर दिया है? 9% कर दिया गया है। इस बात का भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। मनरेगा 2005 में कार्यान्वित किया गया था, लेकिन ग्रामीण भारत अब रूपांतरित हो रहा है, काफी चेंजेस हो गया है। 2011-12 में गरीबी का जो स्तर था वो 27.1% हो गया था। 22-23 में घटकर 5.3% हो गया था। तो इसका कहने का मतलब है कि समय समय के साथ में जब इकोनॉमी के स्ट्रक्चर चेंज हो गए, तो इस योजना में भी व्यापक परिवर्तन की हमें जरूरत थी। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है वो हमने वैसे पढ़ ली, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यह विधेयक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को, जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से बिना कौशल वाले काम के लिए तैयार है। बिना कौशल मतलब जिसमें कोई पत्थर उठाने हो, चाहे वो आपके रेत उठानी हो या खनन का काम करना हो, इसमें किसी स्किल की आवश्यकता नहीं, डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, के लिए कोई तैयार है, तो 125 दिन की मजदूरी वाले रोजगार की गारंटी वो देता है। इससे पहले कितनी थी? 100 दिन की थी। साथ ही बुवाई और कटाई के व्यस्त सीजन में खेती में काम करने वाले मजदूरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कुल 60 दिन का नो वर्क पीरियड भी रहेगा। मतलब 60 दिन क्या होता है कि मानसूनी सीजन में खेती का काम होता है तो लोग मिलते नहीं है, तो 60 दिन वर्क पीरियड है वो फ्री रहेगा। इस दरमियान नरेगा जो है आपके जी राम जी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब 365 दिन शेष बचे, 365 होते साल में, दिन में भी 125 दिनों की गारंटी वाला रोजगार प्राप्त होता रहेगा। मतलब 60 दिन तो वो अपने खेतों में काम करेंगे, शेष कितने दिन बच गए? 305 दिन। 305 दिन हर व्यक्ति को जो भी रोजगार करना चाहेगा, उसके पास स्किल नहीं है फिर भी करना चाहेगा, तो उसको 125 दिन का रोजगार है वो मिलता रहेगा। और इसमें क्या होगा? किसान और मजदूर दोनों लाभान्वित होंगे। किसान क्यों? क्योंकि खेती वाला काम भी हो जाएगा और मजदूरी वाला काम भी हो जाएगा। दैनिक मजदूरी हर सप्ताह या किसी भी स्थिति में काम करने की तिथि के 15 दिन के भीतर ही वितरित कर दी जाएगी। ठीक है, तो पाक्षिक रूप से या वीकली जो भी उनकी मजदूरी होगी, जैसे 125 दिन है तो 125 दिन करने के बाद उनको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा उनको या तो 7-7 दिन में मिलता रहेगा या 15 दिन के भीतर भीतर उसका पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। अब 4 क्षेत्र हैं इनके, कौन कौन से? मैंने वापस पहले बोले थे, फिर से बोल रहा हूँ। अब ये काम कौन से करवाए जाएंगे 125 दिन तक? जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा दी जाएगी। ये टांके, तालाब वगैरह ये सब है। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, चाहे सड़क हो, चाहे वो आपके बांध बनाना हो, चाहे वो आपके लाइट का काम हो, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, ये सारे आजीविका से संबंधित, लाइवलीहुड से संबंधित जो बुनियादी ढांचे होते हैं वो किए जा सकते हैं। और मौसम में बदलाव के असर को कम करने के लिए विशेष कार्य, पेड़ पौधे लगाने वगैरह, ये 4 क्षेत्रों में उनका मजदूरों को यूज किया जाएगा। ये चारों क्षेत्र हैं जो इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, क्लियर कट कहा गया है कि 4 क्षेत्रों में हम इन मजदूरों को काम में लेंगे। ये इनके बीच में डिफरेंस था। ठीक है, ये हो गया पूरा इसका। तो ये जी राम जी योजना है, विशेषताएं पूछी जा सकती है। 4 क्षेत्र याद रखना, 125 याद रखना, प्रशासनिक व्यय याद रखना, बाकी सारा, और हाँ, और फंडिंग पैटर्न याद रखना, बाकी लगभग सारा सेम है। राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर नीति का शुभारंभ। देखो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर ऐसी धातुएं होती है जैसे उससे चिप वगैरह बनती है, जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री है, जो फोन वगैरह इसमें यूज होती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की अपनी खूबियां होती हैं। वो आपके यूं कहिए कि न तो कुचालक माने जाते न सुचालक माने जाते, उनको जिस लेवल पे ले जा यूज किया जा सकता है, दोनों की खूबियां वो रखते हैं। वो सुचालक की स्थिति में भी किए जा सकते हैं, कुचालक की स्थिति में भी किए जा सकते हैं। तो इनका यूज जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में व्यापक स्तर पे होता है। बेंगलुरु में अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, यहाँ सारा सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो इसकी नीति लाना जरूरी भी था, क्योंकि आज की तारीख में
चिप, आपको पता है कि कंप्यूटर से लेके मोबाइल तक सब में चिप यूज होती है और ये सारी चिप सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। तो इस हेतु राजस्थान को इस नीति की जबरदस्त आयात स्थिति जो है वो अभी आवश्यकता थी इस समय, इसलिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाई गई है और ये भविष्य की जरूरत है। क्योंकि देखो, रिसर्च करो, चाहे आपके चिप की डिजाइन करो, चाहे आपकी इसका निर्माण करो, इसका परीक्षण करो, इसकी पैकेजिंग होती है, और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चर्ड है, एक संपूर्ण चिप इकोसिस्टम का निर्माण करना है। तो चिप सेमीकंडक्टर बनती, तो चिप के आपके चिप से संबंधित रिसर्च हो गए, इसकी डिजाइन हो गया, इसका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसका परीक्षण हो गया, ये सारे पैकेजिंग हो गई, ये सारे काम इसमें किए जाएंगे। अभी तक ऐसा कोई भी ढांचा हमारे पास में नहीं था। इससे क्या होगा? इससे एक तो रोजगार का सृजन हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ में स्किल डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आपके पास में कोई डिग्री डिप्लोमा तो चाहिए। स्किल डेवलपमेंट होगा, साथ में एक सफिशियंट इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आएंगे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो जो जो भावी इंडस्ट्री है उनमें लोग निवेश करना भी चाहते हैं, क्योंकि उनका भविष्य है, और लुप्त हो रही इंडस्ट्री में कोई निवेश करना नहीं चाहेगा, सीधी सीधी बात है। तो वो निवेश भी आकर्षित होंगे, और निवेश आकर्षित होगा तो निश्चित रूप से इकोनॉमी ग्रो करेगी, इससे विशेष रूप से युवाओं को भी लाभ होगा। तो समर्पित सेमीकंडक्टर एकेडमिया जितनी भी है, अकादमी जितनी भी है, जो जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करती है, इनकी डिजाइन बनाने की जो जो भी लेबोरेटरीज है, प्रयोगशालाएं हैं, और निर्माण से जुड़े हुए और जो भी आपके इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही वो है, साथ में वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप उद्योग के प्रमुख जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी का मतलब यहाँ पे जो इन क्षेत्रों में काम करने वाले जो बड़े बड़े जायंट है, उनको आकर्षित करना चाहता है, ताकि क्या है कि राज्य के अंदर हम कंडक्टर का अच्छा हब बना सकते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है, भारत सेमीकंडक्टर आयात पर अपनी भारी निर्भरता को कम करना चाहता है। भारत अभी सेमीकंडक्टर का पूरा आयात करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ये सोच रही है कि अगर अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे तो हमें आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट भी हमें इसका लाभ मिलेगा इसमें। ऐसे में राजस्थान का लक्ष्य चीन और ताइवान जैसे जो वर्तमान में वैश्विक चिप उद्योग के जो अग्रणी देश है, उनकी समान स्थिति को प्राप्त करना चाहता है राजस्थान। इस वजह से सेमीकंडक्टर नीति का शुभारंभ किया गया। उसके बाद में तीसरी जो है वो है आपके मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसको हमने पहले भी कई बार पढ़ा है और वापस इसको हम पढ़ेंगे। और आपको पता है कि ये जो शिक्षित भारत अभियान है, ये शिक्षा क्षेत्र में सुधार का एक सुनियोजित प्रयास है। और आपको पता है कि भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसको क्रियान्वयन करने की दिशा में यह एक कदम उठाते हुए सभी सरकारी विद्यालयों में इसको शुभारंभ किया गया, ताकि इसके माध्यम से हम एनईपी के जो प्रोविजंस है उसको बढ़िया तरीके से लागू कर सके। राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर और सुनियोजित शिक्षा सुधार अभियान की शुरुआत की गई। 29 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के अवसर पर इस अभियान को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा के जो परिणाम है उनमें सुधार करना, छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना, सरकारी विद्यालयों में नामांकन को, एनरोलमेंट को बढ़ाना, साथ में रोजगार कौशल को बढ़ाना, मतलब बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसमें ऐसा 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 पढ़ाना कि उनके अंदर स्किल बढ़े, ताकि उनके अंदर रोजगार की कोई बाद में कमी न रहे। पाठ्य पुस्तकों और यूनिफॉर्म का समय समय पर वितरण सुनिश्चित करना, और वास्तविक समय में प्रगति, रियल टाइम प्रोग्रेस जो होती है, हर दिन की प्रोग्रेस, आज कितने एडमिशन हुए, आज कितनी स्कूल में उपस्थिति रही, आज कितने बच्चों ने यहाँ पे अपना नाम कटवाया, ये सारी की सारी निगरानी के लिए डिजिटल प्रणाली शुरू करना इस अभियान का उद्देश्य है। तो इस अभियान ने सब कुछ शामिल कर लिया अपने में। तो इस अभियान का मेन मकसद यही है कि एनईपी के प्रावधानों को ठीक तरीके से लागू करना, ये इसका मेन मोटो है यहाँ पे। और इसकी क्या क्या विशेषताएं देखिए, तो एनईपी को लागू करना ये सबसे इसका मेन मोटो है यहाँ पे अभियान का। और छात्रों का विकास, नामांकन में वृद्धि, शैक्षणिक सुधार करना। इसके अलावा मेगा पीटीएम, पेरेंट टीचर्स मीटिंग बड़े लेवल पे आयोजित करना, समुदाय को साथ मिल लेना, ताकि
सरकार के पास में फाइनेंस की कमी भी हो, तो अगर कम्युनिटी को साथ में लेके चलेंगे तो भामाशाहों के जरिए भी हम बढ़िया काम स्कूल्स में करवा सकते हैं। विद्यालय अभिभावक साझेदारी को सुदृढ़ करना, मतलब पीटीएम का काम करना। अभिभावकों और शिक्षकों को एक साथ लाने के लिए ये बैठकें, निरंतर पीटीएम बैठकें आयोजित करवाना। प्रखर 2.0 के अंतर्गत जो आपके पठन स्तर वर्गीकरण के लिए एआई आधारित आपके जो ओरल वर्बल जो फ्लुएंसी है वो आपके बढ़ावा देना। बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए प्रखर और निपुण जैसी मौजूदा पहलों को एक करके आगे बढ़ना। विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, एसएमसी सदस्य, समुदाय, इन सबको सक्रिय रूप से है वो शिक्षा में शामिल करना, क्योंकि देखो विद्यालयों का विकास तभी हो पाता है जब सारी कम्युनिटीज, सारे स्कूल्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, बच्चे सब साथ मिलके काम करते हैं, तभी विकास पॉसिबल हो पाता है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की को लागू करने का ये बढ़िया सा कदम है, जिसमें 4 घटकों में निर्धारित 41 कार्य है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देंगे। 41 गतिविधियां करवाई जाएगी इस अभियान के तहत, और इसमें टोटल फैक्टर कितने हैं? 4। पहले टाइप की गतिविधियां होगी जिसमें विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, जिसमें 8 टाइप की एक्टिविटीज होगी। तो विद्यार्थी केंद्रित क्या होता है? विद्यार्थी को काम देना, विद्यार्थी से कोई भी काम करवाना, विद्यार्थी को प्रोजेक्ट देना, विद्यार्थी से प्रश्न करना, मतलब विद्यार्थियों से काम करवाना। ये होता है स्टूडेंट सेंट्रिक, जैसे आप कह सकते हो। दूसरा है विद्यालय केंद्रित गतिविधियां, जब विद्यालय खुद एक्टिवली काम करेगा, मतलब बच्चे काम नहीं करेंगे, स्कूल की तरफ से काम किया जाएगा। स्कूल की तरफ से क्या हो सकता है? जैसे समुदाय की मीटिंग बुलाना, पीटीएम बुलाना, ये सब स्कूल की तरफ से होता है। शिक्षक केंद्रित गतिविधियों में क्या होता है? जिसमें टीचर सेंटर्ड होता है, जिसमें टीचर के स्पीच होना, टीचर कोई भी प्रोजेक्ट का काम करवाना, टीचर्स के द्वारा एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना। चौथा होता है अधिगम परिणाम केंद्रित, जिसमें लर्निंग से संबंधित सेंटर्ड है वो एक्टिविटीज। तो कुल मिला के 4 टाइप की एक्टिविटीज है। अब देखो स्कूल में होता क्या है? शिक्षक होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं और स्कूल खुद होता है। 3 तो ये हो गए, चौथा अधिगम होता है। तो इस आधारित गतिविधियां होगी, टोटल 41 एक्टिविटीज होगी इसमें, ये 4 घटक है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार इस पूरी की पूरी अभियान का ये मेन मकसद है। इस अभियान में ये 41 टाइप की एक्टिविटीज करवाई जाएगी। राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023, ये संभवतः पहला ऐसा स्टेट होगा जहां पे इस प्रकार का कानून बना है। क्या होता है, किसी की जब डेथ होती है तो लोग क्या करते हैं, 100 के साथ में बैठ जाते हैं धरने पे अपने अधिकारों को लेके। तो इससे क्या होता है कि 100 का अपमान होता है। तो गवर्नमेंट ने कानून इसलिए लेके आया है कि जब ये 100 के साथ प्रदर्शन पर रोक लगा दी, 24 घंटे में अंतिम संस्कार जरूरी, नहीं तो पुलिस जबरन कर देगी। अब इसके 2 पहलू है। पहला पहलू ये कि गवर्नमेंट चाहती है कि 100 का अपमान नहीं हो, और दूसरा पहलू ये भी है कि गवर्नमेंट ये भी तो चाहती है कि 100 के साथ अगर कोई करते हैं तो सरकार को बातें माननी पड़ती है। सरकार चाहती है कि इस को आड़ बनाते हुए 100 का अंतिम संस्कार कर दो, फिर बातें नहीं मानेंगे। भाई लोगों को 100 के साथ बैठने में कोई आनंद तो आता नहीं, कोई मजबूरी रही होगी बेचारों की, तभी धरने पे बैठते हैं। कोई भाई, कोई न कोई, किसी न किसी गलत तरीके से उस व्यक्ति की डेथ हुई है, तभी 100 के साथ लोग धरने पे बैठते हैं। तो 100 का दाह संस्कार जबरन करे, उससे अच्छा है कि आप उन लोगों की मांगों को सुनिए, उनको न्याय दीजिए, तो अपने आप ही लोग खुद ही समाधान कर लेंगे। तो सरकार ने क्या नीति बनाई है कि राजस्थान सरकार के अधिनियम के नियमों को मंजूरी प्रदान की। देश में पहला राज्य है जो 100 के साथ प्रदर्शन करने पर 6 माह से 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। इसमें क्या है, 100 को कब्जे में नहीं लेने पर 1 साल तक की सजा दी जाएगी। परिजन अगर 100 से प्रदर्शन करते हैं तो 2 साल तक की सजा होगी। कोई अन्य व्यक्ति 100 से प्रदर्शन करे तो 6 माह से 5 साल की सजा होगी। लावारिस शवों के डीएनए डेटा का दुरुपयोग अगर कोई करता है तो 3 से 10 साल तक की भी सजा हो सकती है। ये ऐसा बिल है वो लाया गया है, तो 100 के साथ आप विरोध नहीं कर सकते। अब ये मृत शरीर के सम्मान की बात है, तो इसके 2 पहलू मैंने दोनों आपको बता दी। अब आप समझ जाना कि गवर्नमेंट का मूल उद्देश्य क्या है यहाँ पे, ठीक है। मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना। देखो, फीस पुनर्भरण क्या होता है? पुनर्भरण में ये होता है कि एक बार तो आप फीस पे कर दो,
उसके बाद में गवर्नमेंट आपको पे कर देगी। इसे कहते हैं पुनर्भरण। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना, इसकी घोषणा की गई थी बजट 2023-24 में। इसमें क्या है कि आरटी के तहत जो 1 से 8 तक निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है, यह योजना आरटी के तहत विद्यालयों के लिए है, और योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक फीस पुनर्भरण का किया जाता है। तो ये जो फीस पुनर्भरण है, ये 1 से 8वीं तक तो अभी तक कर ही रही है आरटीआई के तहत, और अब आगे 9 से 12 तक की फीस पुनर्भरण भी गवर्नमेंट इस योजना के तहत करेगी, क्योंकि 1 से 8 तक तो आरटीआई के तहत हो ही रहा है। अब 9 से 12 तक गवर्नमेंट है वो इस योजना के तहत फीस पुनर्भरण करेगी। इसके बाद है अनिवासी राजस्थानी नीति 2025 और मुख्यमंत्री एनआरआर चैप्टर के साथ संवाद। ठीक है। एनआरआर का मतलब होता है अनिवासी राजस्थान। ठीक है, नॉन रेजिडेंट ऑफ राजस्थान। तो ये जो एनआरआर है नीति, इनके लिए 2025 में अलग से नीति लाई गई है और मुख्यमंत्री का इनके साथ में संवाद हुआ है। ये हुआ है प्रवासी राजस्थान दिवस से एक दिन पहले 9 दिसंबर 2025 को। मुख्यमंत्री ने जयपुर स्थित अपने सीएमओ ऑफिस में 8 एनआरआर से संस्थाओं से बात करी है, और बात इसीलिए करते हैं ताकि इन लोगों से हम खनन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, पर्यटन है, स्वास्थ्य है, इन क्षेत्रों में हम इन लोगों से निवेश प्राप्त कर सके। इस वजह से हम ये सब करते हैं। नौनेरा और परवन अक्कावड़ पेयजल परियोजनाएं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन के तहत इन दोनों परियोजनाओं को आपके हरी झंडी दी। ये पिछली क्लास में भी हमने इसको पढ़ा था। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 जिलों में लाखों परिवारों को स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाना। ठीक है, दोनों परियोजनाओं का। और इनकी जो लागत है दोनों की, ये 5184 करोड़ रुपए है। इसमें राज्य में जल आपूर्ति और संरचना में बड़ी अच्छा सुधार होने वाला है, और हर घर का जो जल का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। ये दोनों परियोजनाएं अगस्त 2027 तक पूरा करने का प्रस्ताव है। अब मैं अगर नौनेरा की बात करूं एक एक परियोजना की, तो नौनेरा परियोजना कोटा और बूंदी के लिए है। यह कवरेज कितना है देखो, 1,13,287 ग्रामीण और शहरी परिवार, जिसमें 749 गांव है और 6 कस्बे हैं। इतने घरों को, लगभग 1.25 लाख के आसपास घर है, यहां तक पेयजल पाइपलाइन से पहुंचाया जाएगा और इनकी आपूर्ति की जाएगी। तो लगभग आप सोच लीजिए कि 1.25 लाख परिवारों को नौनेरा से पानी प्राप्त दिया जाएगा। ठीक है, 1661 के आसपास करोड़ लागत है इनकी। इसमें पंप हाउस बनेंगे, इसमें जल शोधन संयंत्र बनेंगे, इसमें 14 जलाशय बनेंगे, ओवरहेड सर्विस जलाशय भी होंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें की जाएगी, जिससे कि नौनेरा का जो पानी है इस परियोजना का कोटा और बूंदी जिले के लगभग 1,17,287 परिवारों को मिलेगा, जिसमें ग्रामीण परिवार भी है और साथ में आपके शहरी परिवार भी हैं। शहर तो 6 जुड़ेंगे, गांव जुड़ेंगे 749 से यहाँ पे। और अगर मैं परवान अक्कावद की बात करूं तो ये झालावाड़, बारां और कोटा क्षेत्र के अंदर है। 12 जिले के इसमें 907 गांव हैं, कोटा के 184 गांव हैं, झालावाड़ के 311 गांव हैं। तो कुल मिला के 1402 गांव और ढाणियां हैं 276। लगभग 1,52,000 परिवार, लगभग 1.5 लाख परिवारों को स्वच्छ जल है वो मिलेगा। लागत 3523 करोड़ रुपए। इसमें भी कई सारे चीजें जो है वो बनेगी। इसमें आपको देखो क्या क्या याद रखना है, ये किन जिलों को फायदा देगी, कितना फायदा देगी, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो उसके बाद में अगली योजना है कर्म भूमि से मातृभूमि। ठीक है, अब देखो इसमें आप सिंपल सा समझ लीजिए। मातृभूमि का मतलब वो क्षेत्र जहां हम पैदा हुए हैं, कर्म भूमि का मतलब वो क्षेत्र जहां हम काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है देखो, तो हमारे जो राजस्थान के लोग हैं और जो बाहर रह रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में जहां पे वो बाहर रह रहे हैं उनको वापस राजस्थान से कनेक्ट करना और उनको प्रमोट करना कि वो लोग जो जल संरक्षण के लिए प्रयास करें और अपना उसमें योगदान दें। तो प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से जल संरक्षण करना, परंपरागत जल के जो स्रोत हैं उनका संरक्षण करना, ये प्रयास करने का मेन उद्देश्य है इसका। तो अब देखो क्या है,
14,500 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण करना है, जिसमें टांके, तालाब, बावड़ी ये सब काम होंगे। भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान में प्रदेश के लगभग 14,500 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण से वर्षा जल को सहेजने की परंपरा को प्रोत्साहन देने के साथ ही राजस्थान को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को गति मिल रही है। इसके तहत क्या किया जाएगा? प्रवासी राजस्थानी जो है बाहर चले गए हैं, उनसे भामाशाहों से क्राउड फंडिंग करना। क्राउड फंडिंग क्या होती है? जो लोग बाहर रह रहे हैं उनसे पैसे मांगना कि भाई आप फंड दोगे तो हम है वो तालाब बना देंगे, टांका बना देंगे, कुआं बना देंगे। तो इस तरह से लोग है वो अपनी इच्छा से, कोई 100 देता है, कोई 1000 देता है, जितनी भी भीड़ है सब देते हैं उसमें, तो करोड़ों रुपए का फंडिंग आ जाती है। और साथ में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR कहते हैं। ये क्या है कि जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है उसके मुनाफे का एक हिस्सा जो है वो उस क्षेत्र के विकास के लिए देना पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी सोसाइटी के उन संसाधनों का उपयोग कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है वहां पे। तो इसके CSR हो गया, क्राउड फंडिंग है। इन राजस्थानियों से, प्रवासी राजस्थानियों से सहयोग से 4 वर्षों में 45,000 रिचार्ज जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या करेंगे कि पहले से अगर कोई जल संरचना बनी हुई है तो 45,000 संरचनाओं को वापस ठीक करना और कई सारी नई संरचनाओं का निर्माण करने का मेन टारगेट है अगले 4 वर्षों में। ये सारा पैसा कहाँ से लिया जाएगा? प्रवासी राजस्थानियों से लिया जाएगा, भामाशाहों से लिया जाएगा क्राउड फंडिंग करके, और CSR के तहत कंपनियों से पैसा लिया जाएगा। इस वर्ष जनवरी में प्रदेश के 41 जिलों की 11,195 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ हुए इस अभियान ने अल्प समय में ही काफी उपलब्धियां हासिल करी है। और प्रदेश भर में जो वीडियोज है हमारे, जैसे अपन ग्राम सेवक कहते हैं, ने ई पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से 42,081 रिचार्ज स्थलों का चयन भी कर लिया है कि इन क्षेत्रों में काम करवाना है। इनमें से अब तक 14,500 से अधिक भूजल रिचार्ज जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण हो। रिचार्ज का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जैसे जहाँ पे भूमिगत जल कम हो गया है तो वहां पे गहरे कुएं बनाते ताकि वहां का जब बारिश का पानी आएगा तो उनके अंदर जाएगा, नीचे जल स्तर बढ़िया हो जाएगा। तो ये भू रिचार्ज हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा आपके अगला पॉइंट है, सॉरी, ये हो गया अभियान पूरा। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में 3 अहम नीतियों का अनुमोदन किया गया। ठीक है, जिसमें एक है ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश। दूसरा है प्रवासी राजस्थानियों के लिए योगदान। तीसरा छोटे व्यापारियों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रमोशन देना। ठीक है, तो ये 3 नीतियां हैं और अभी इनके ऊपर काम होना है। शायद नेक्स्ट महीने में हम इसको और बढ़िया तरीके से करेंगे। तो अभी तक अनुमोदन किया गया है और विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन, तकनीक गलती के लिए कारावास जैसे अपराध दंड हटाकर उनके स्थान पर पेनल्टी के प्रावधान रखे गए हैं। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के साथ ही वादकरण में भी कमी आएगी। तो देखो, ईज ऑफ लिविंग आसानी से रहना और आसानी से व्यापार करना, ये है एक। और प्रवासी राजस्थानियों के योगदान और जुड़ाव को बढ़ाना, छोटे व्यापारियों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और पर्यटन में निवेश को लिए राजस्थान पर्यटन नीति के अनुबंध है वो किए गए, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद में है आपके मिशन समृद्ध दीदी। ठीक है, मिशन समृद्ध दीदी क्या है? 12 दिसंबर को जयपुर में जो राजीविका है, राजीविका मतलब क्या है? राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने यह शुरू किया है और 1 महीने का राज्य स्तरीय अभियान है। तो ये मिशन समृद्ध दीदी कितने महीने का? 1 महीने का है। किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया? राजीविका। कब किया गया? 12 दिसंबर को। कहाँ पे? जयपुर में किया गया। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? मिशन समृद्ध दीदी का सीधा सीधा संबंध है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG जिसे हम कह सकते हैं। और इनमें जो महिला सदस्य होती है उनको समय पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाना, महिला संचालित उद्यमों को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। देखो, डिजिटल वित्तीय समावेशन क्या होता है? डिजिटल वित्तीय समावेशन वो होता है कि देश के अंतिम कोने पे बैठा जो लास्ट नागरिक है वहां तक बैंकिंग, बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो, उसे हम वित्तीय समावेशन कहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं।
वो डिजिटल माध्यम से उन तक पहुंचाना। मतलब अपने मोबाइल में वो बैंकिंग है, बीमा है, इन सब चीज़ों का यूज कर सके, उसको हम ये पॉइंट कहते हैं क्या, जिसमें हम कहते हैं कि ये जो डिजिटल वित्तीय समावेशन जो है वो रहता है, इसको कहते हैं। इसका औपचारिक शुभारंभ भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्मृति शरण ने राजविका की राज्य मिशन निदेशक नेहा गिरी की उपस्थिति में किया। उसके बाद अगली योजना है राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025। 12 दिसंबर को राजस्थान सरकार ने यह अध्यादेश लाया और इस अध्यादेश का उद्देश्य क्या है, राज्य के 11 कानूनों में मौजूदा छोटे अपराधों और तकनीकी त्रुटियों के लिए कारावास के प्रावधानों को हटाकर उनके स्थान पे जुर्माना डाल दिया गया है। मतलब हर छोटे मोटे अपराध के लिए कारावास, महीने का कारावास, 2 महीने का कारावास, इससे अच्छा है कि उसके ऊपर जुर्माना डाल दो आप। तो छोटे मोटे 11 कानून समाप्त करके और जुर्माने की व्यवस्था की गई है किस अधिनियम में, राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश। क्योंकि जब भी सदन सत्र में नहीं होता है और कानून बनाना हो तो ये लोग क्या करते हैं, अध्यादेश लेके आते हैं, ऑर्डिनेंस लाते हैं। फिर जैसे ही आपके संसद हो या विधानसभाएं जैसे ही वापस सत्र में आती है तो उसको बिल को पारित करवा दिया जाता है, अध्यादेश विधेयक बन जाता है। तो जब सत्र में नहीं और कानून बनाना हो तब किसकी व्यवस्था होती है, अध्यादेश की होती है। इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 3 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है और यह भारत सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2023 की तर्ज पर लाया गया है। इसमें थोड़ा सा क्या है कि जीवन स्तर में सुगमता आती है, व्यापार में भी सुगमता आती है, मुकदमों में भी कमी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि जो फाइनेंशियल मुकदमे होते हैं छोटे मोटे, उनके लिए कारावास की बजाय अगर दंड दोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो आदमी तो 1 महीने के कारावास से बाहर आ जाएगा या फिर वो आपके अग्रिम जमानत भी ले सकता है। इसमें होगा क्या, देखो, कुछ मामूली तकनीक या प्रक्रियात्मक चूकों के लिए आपराधिक दंड को समाप्त करना, उसमें कारावास की बजाय आर्थिक दंड तक की सजा सीमित की गई है। तो इसमें कई सारे परिणाम निकलेंगे डेफिनेटली। 11 अधिनियम इसमें शामिल है। हालांकि ऐसे अधिनियम पूछेंगे तो नहीं, फिर भी नाम तो हमने लिख लिए। अभिधृति अधिनियम 1955, नो विनिमय अधिनियम 1956, ये राजस्थान भंडारण 58, राजस्थान राज्य सहायता विदुत साहूकार अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम, गैर शैक्षणिक सरकारी नगरपालिका अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम, जल आपूर्ति, वन अधिनियम, ये सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे समस्या क्या थी, वन भूमि पर अगर किसी ने मवेशियों को चरा लिया, ठीक है, तो 6 महीने तक की कैद होगी। अब कारावास की सजा हटा दी, अब केवल जुर्माना रहेगा। पहले क्या था, 6 महीने तक वो कैद में रहेगा। अब इससे तो वो भी बर्बाद हो जाता है फालतू का, और सरकार भी परेशान होती है। इससे अच्छा है उसके जुर्माना लगा के उसको फ्री कर दो। जैसे अब इसमें से राजस्थान जैसे वन अधिनियम है। अब अगर वन अधिनियम की मैं बात करूं तो धारा 26(1) के तहत लिखा हुआ है कि वन भूमि में मवेशी चराने पर कारावास का प्रावधान है। ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब 6 माह तक का कारावास होगा या 5 वर्ष का जुर्माना, 500 रुपए का जुर्माना होगा। अब क्या होगा, अब केवल जुर्माना रहेगा, वो नहीं रहेगा, आपके कारावास की प्रावधान हटा दिया गया है। ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी क्या है, इसमें ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई गई नई, जिसमें बड़े ट्रेड है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे समान अवसर छोटे उपलब्ध कराना। इसमें क्या है, सीधा सीधा पॉइंट यही है कि जो भी व्यापारी गतिविधियां उसको प्रमोट करना। ठीक है, ये नीति भी गवर्नमेंट लेके आ रही है। और एक है आपके एनआरआर पॉलिसी, जिसके ऊपर अपन ने थोड़ी देर पहले बात की कि नॉन रेजिडेंट ऑफ राजस्थान जो है उनके लिए भी सरकार ने पॉलिसी लेके आई, जिसमें राजस्थानियों में निवेश को गति देना वगैरह, निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति वगैरह, ये सब काम किए जा रहे हैं। इसके बाद है अगला, मंगला पशु बीमा योजना शिविर का निरीक्षण। अब इस योजना के बारे में तो पिछली क्लासेस में हो गया। देखो, मैं चाहता हूं कि आप पिछली कक्षाओं को भी देखते रहें और एक योजना को अपन बार बार पढ़ें, उससे अच्छा है कि संक्षिप्त में देखें। शुरुआत में उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप पहले से उस योजनाओं के बारे में पढ़ के आए होंगे, और क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ तो मैं दोबारा बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। कई बच्चे कमेंट्स करते हैं, सर दोबारा पढ़ा दो, दोबारा नहीं हो पाता ना, एक बार ही होता है वो। इस योजना के तहत प्रदेश में 21 लाख पशुओं को निःशुल्क बीमा दिया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा और संबल मिलता है। मान लो कोई पशु की डेथ हो जाती है तो उसका बीमा पास हो जाता है, उसको पैसे मिल जाते हैं।
पशुपालन, गोपालन, डेयरी, देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने जोधपुर जिले के मथानिया के अंदर का निरीक्षण किया था और देखा था कि भाई किस तरह से इस योजना के बारे में चीजें चल रही है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025, ठीक है, झुंझुनू के मंडावा में 24 दिसंबर 2025 को ये जारी की गई, क्योंकि राजस्थान हेरिटेज स्टेट है जहाँ पे आपको किले, मंदिर, बावड़ियाँ, हवेलियाँ बहुत सारी मिल जाती है, झीलें। तो यहाँ पे क्या है कि शूटिंग के लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है फिल्म शूटिंग के लिए, और डेफिनेटली बनाई जानी चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, देश की इकोनॉमी के साथ साथ स्टेट की इकोनॉमी भी ग्रो करती है। तो ये सारी चीजें जो है इनकम के स्रोत बढ़ जाते हैं, उस हेतु यह लाई गई। राजस्थान में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर किए व्यय का अधिकतम 30% तक हमें वो सब्सिडी देंगे, ठीक है। तो जो जो राजस्थान में कोई फिल्म बनेगी या वेब सीरीज या टीवी सीरियल जो भी राजस्थान के ऊपर बनेगी, तो गवर्नमेंट 30% तक उसकी हेल्प करेगी। इसकी सीमा तय की गई है, 3 करोड़ रुपए तक फिल्म के लिए देंगे, वेब सीरीज के लिए 2 करोड़ रुपए तक, टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक, डॉक्यूमेंट्री के लिए 2 करोड़ रुपए तक हेल्प मिलेगी। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए राज्य में न्यूनतम व्यय फीचर फिल्म हेतु 2 करोड़ और अधिक, ये फिर आपकी वो परसेंट बात आ गई। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों की अनुमति की 100% जो है वो प्रतिपूर्ति दी जाएगी 5 दिन के अंदर ही। राजस्थान में फिल्माई गई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम 1 करोड़ रुपए और भारत सरकार की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम 50 लाख प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि टूरिस्ट भी बढ़ता है, पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में शूटिंग हुई है, तो रोजगार के साथ साथ में वहां पे टूरिस्ट भी बढ़ता है। फिल्म एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में पढ़ने वाले 10 राजस्थानी छात्रों को प्रतिवर्ष 50,000 ट्यूशन फीस और 5,000 मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा ताकि वो इस क्षेत्र में काम कर सकें। फिल्म रिलीज होने हेतु न्यूनतम स्क्रीन संख्या निर्धारित है, हिंदी में 200 जो आपके टॉकीज है वहां जारी होगा, राजस्थानी की फिल्म में 25 जारी होगी, अन्य भाषाओं की 100 फिल्में जारी होगी, ठीक है। सॉरी टॉकीज में वो जारी होगी, राजस्थानी की 25 टॉकीज में जारी होगी और हिंदी की फिल्में 200 टॉकीज में जारी की जाएगी। अगली जो पॉलिसी है राजस्थान ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट का मतलब होता है आपके परिवहन, ठीक है, परिवहन जैसे आप कह सकते हो, उससे रिलेटेड विकास से संबंधित नीति है और इसको दिसंबर 2025 में अनुमोदित किया गया, क्योंकि जो शहरीकरण हो रहा है लगातार लगातार शहर बढ़ रहे हैं, लोगों के पास में गाड़ियां बढ़ रही है, उसी क्षेत्र में आपको पता है कि यातायात प्रबंधन की आवश्यकता भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस हेतु ये मंजूरी दी गई। इसमें सार्वजनिक परिवहन जितने भी है, चाहे मेट्रो हो चाहे रेलवे हो, के समीप एक कॉम्पैक्ट, सघन और मिश्रित उपयोग उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों का विकास करना। तो जहां जहां मेट्रो वगैरह है, ट्रेन वगैरह है, तो वहां पे एक सभी प्रकार की सुविधाओं का विकास करना है। यह नीति मेट्रो, रेलवे, आरआरटीएस जैसे उन सिस्टम पर लागू होगी जहां पीक आवर्स में, पीक आवर्स क्या होते हैं? पीक आवर्स वो होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, सबसे ज्यादा लोग होते हैं, जैसे शाम को 6-7 बजे का टाइम हो गया, सुबह 9-10-11 बजे का टाइम हो गया, ये पीक आवर माने जाते हैं जहां पब्लिक सबसे अधिक घरों से बाहर होती है। तो पीक आवर्स में एक दिशा में प्रति घंटा 500 या अधिक यात्री सफर करते हो, तो एक घंटे में 5,000 लोग अगर वहां से निकल रहे हो, तो उन क्षेत्रों में ये नीति लागू की जाएगी। टीओडी नोड व जोन, इन स्टेशनों को नोड कहा जाएगा और इनके आसपास के 800 मीटर के दायरे को टीओडी जोन माना जाएगा। यह नीति भविष्य के स्मार्ट और सतत शहरों के निर्माण और कार्बन फुटप्रिंट कम करने में सहायक होगी। कार्बन फुटप्रिंट क्या होते हैं? जिसमें कोई भी उद्योग कितनी कार्बन उत्सर्जित करता है उसकी मात्रा कार्बन फुटप्रिंट कहलाती है। अगर ये सब चीजें की जाएगी तो डेफिनेटली कार्बन उत्सर्जन कम होगा, क्योंकि लोग जितना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे, वहां पे गाड़ियां प्रतिबंधित होगी, तो वहां पे कार्बन उत्सर्जन स्वतः ही कम हो जाता है। 2 वर्ष की राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं कार्यान्वयन की राजस्थान की एक प्रगति रिपोर्ट हम बता देते हैं। पिछले 2 सालों में सरकार ने क्या क्या काम किया अपनी योजनाओं में। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको काफी लंबे समय से गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। इसके तहत 1.9 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए। रूफटॉप मतलब घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगा दिए गए। पीएम कुसुम, इसने पिछले 2 वर्षों में असाधारण गति प्राप्त की है। घटक ए और सी के अंतर्गत विकेंद्रीकृत सौर संयंत्रों की क्षमता केवल 122 मेगावाट थी। 2 वर्षों में अब ये काफी बढ़ गया है और अभी ये 2338 मेगावाट की वृद्धि के साथ कुल 2460 मेगावाट का पीएम कुसुम योजना हो गई है। और अब किसान 1.54 लाख किसानों को दिन के समय बिजली भी मिल रही है, जिससे ग्रामीण उद्यमशीलता, किसान नेतृत्व वाली ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिल रहा है। जल सुरक्षा, सिंचाई, पेयजल में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की जो राम जल सेतु योजना थी उसको भी मंजूरी दी गई। जल जीवन मिशन के तहत भी 2 वर्षों में 13 लाख से अधिक परिवारों को कनेक्शन भी प्राप्त हो गए हैं। ये सारा का सारा प्रगति है जो गवर्नमेंट ने पिछले 2 वर्षों में अपनी योजनाओं से संबंधित की। सूजस में इसका पूरा ब्यौरा आया था। स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित अगर अपन बात करें तो आयुष्मान भारत और पीएम JAY जन आधार योजना के तहत 2 वर्षों में 30.68 लाख से अधिक मरीजों को 6,000 करोड़ रुपए से अधिक कैशलेस उपचार प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.6 लाख पक्के मकानों का निर्माण भी करवाया। ये देखो, प्रगति कभी नहीं पूछेंगे, बट योजना का नाम थोड़ा थोड़ा याद रखना। अगर अपन महिला सशक्तिकरण की बात करें तो पीएम मातृ वंदना योजना ने अच्छा काम किया है। लखपति दीदी योजना ने भी बढ़िया काम किया है। साथ में आपके धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्कर्ष अभियान ने भी आपके शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका तक आपके आदिवासियों की पहुंच स्थापित की है। राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मान्यता प्राप्त की है। धरती आबा अभियान जो है इसने भी काफी बढ़िया काम किया यहाँ पे। अगर अपन जल सुरक्षा योजना की बात करें तो राम जल सेतु ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। राम जल सेतु में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो नदियां हैं, सिस्टम है, उनको आपस में कनेक्ट करना और उसके क्षेत्रों के लोगों को पेयजल आपूर्ति करना, ये राम जल योजना थी, जिसको भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। 2 वर्षों में 13 लाख से अधिक परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन मिले, जिस पर लगभग 10,482 करोड़ का व्यय हुआ है। आवास योजना के अंतर्गत भी काफी आवास बने हैं। जनजाति मैंने बता ही दिया आपको, धरती आबा योजना, और यहाँ पे राजस्थान धरती आबा योजना में जनजाति विकास में पहले स्थान पे रहा है। रोजगार और श्रम कल्याण की अगर बात करें तो ई श्रम पोर्टल ने बहुत अच्छा काम किया, जहां पर लगभग 17.41 लाख श्रमिकों ने एनरोलमेंट किया है वहां पे। पीएम श्रम योगी मान धन योजना के तहत भी 24,000 के आसपास श्रमिकों ने अपना एनरोलमेंट करवाया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि का जो कार्यकाल था उसमें भी 87,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर इसमें जुड़े हैं। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा कि कौन सी योजना का संबंध किससे है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसके तहत भी आपके 2.25 लाख के आसपास कारीगरों को प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। और पीएम किसान योजना जो है उसके तहत भी आपके 2 वर्षों के भीतर तकरीबन 76.18 लाख किसानों को सीधे तौर पर 8359 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी लोगों को है वो जोड़ा गया है। 47 लाख व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से लाभ छोड़ने का विकल्प भी चुना है, तो 17.17 लाख पात्र लाभार्थियों को जोड़ा भी गया है। तो ये सारी की सारी योजना इस समय रही थी। अब हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख अभियान, कार्यक्रम और उत्सव के ऊपर। नीतियां हो गई, तो इसमें पहला बिंदु है राज्य स्तरीय वाटर शेड महोत्सव 2025। वाटर शेड क्या होता है? वाटर शेड का मतलब होता है जब भी जैसे कोई नदी है, कोई तालाब है, तो तालाब को किन क्षेत्रों से जल मिल रहा है उस सारे क्षेत्र को वाटर शेड कहते हैं। हम उसको कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। अब उसको जल ग्रहण क्षेत्र भी कह सकते हो। तो ये जल ग्रहण क्षेत्र होता है बेसिकली। तो इससे संबंधित योजना है, महोत्सव 2025 है। अगर आप इसकी न्यूज पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, ये संभाग स्तरीय हुआ है और जल, भूमि और जन सहभागिता के उत्सव में भी चर्चा। जल संरक्षण हमारी संस्कृति, तो जल संरक्षण जरूरी है यहाँ पे। तो राज्य स्तरीय वाटर शेड महोत्सव 2025। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 जो कि जल ग्रहण से संबंधित है, के अंतर्गत
अजमेर में संभाग स्तरीय वाटरशेड महोत्सव का आयोजन हुआ और इसमें वासुदेव देवनानी ने कहा कि जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के बढ़ने से एक सामान्य व्यक्ति भी इसके बारे में जानने समझने लगा है, क्योंकि बारिश का जो जल आता है अगर उसको भी अगर संरक्षित कर लिया जाए ढंग से तो काफी सारी चीजों का समाधान हो जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, ठीक है। अब देखिए, विभाग वर्ष 2009-10 से यह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, जहां 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है, ठीक है। जल संभर वही जहां जहां से किसी नदी या जलीय क्षेत्र का जल पहुंचता है उसको जल संभर बोलते हैं। उसके मैनेजमेंट का कार्यक्रम 2009-10 से चल रहा है। फिर 2015-16 में इसको हमने कई नाम चेंज कर दिया और इसको PMKSY नाम कर दिया गया, ठीक है। और के जल संभर विकास घटक में विलय कर दिया दोनों का। भारत सरकार ने फिर 2021 को इन दोनों को साथ में लेके और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के रूप में जाना गया, जो कि आपके 2021 से 26 के बीच में 5 साल तक रहेगी, ठीक है। अब देखो, जिसका लक्ष्य क्या है, लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को एक प्रकार से यहाँ खर्च करके और जल संरक्षण के प्रयास उसमें करने हैं। मैदानी क्षेत्रों के लिए परियोजना की इकाई लागत 12,000 रुपए हेक्टेयर है से बढ़ाकर अब 22,000 रुपए हेक्टेयर कर दी गई है और दुर्गम क्षेत्रों में जल संभर क्षेत्रों के विकास के लिए 15,000 रुपए हेक्टेयर से बढ़ाकर अब 28,000 रुपए हेक्टेयर कर दी गई है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों के अंदर जल संभर का विकास करना आसान कार्य नहीं होता। परियोजना अवधि के मौजूदा 4 से 7 वर्षों से घटाकर अब 3 से 5 वर्ष कर दिया गया। नीति आयोग की सिफारिशों पर स्प्रिंग साइड के पुनरुद्धार को स्वीकृति लागत के भीतर 2.0 में एक नई गतिविधि के रूप में भी शामिल किया गया है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र राज्य का भाग 75.25 है और पूर्वोत्तर के मामले में यह भाग कितना है, 90:10 है। सिटी एक्सीलेटर प्रोग्राम ये PM सूर्यघर योजना के तहत है। उद्देश्य क्या है, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलमेंट इनको गति देना है। राष्ट्रीय स्तर पर देश के 100 शहरों का चयन किया गया है और राजस्थान के 4 चयनित शहर है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। तो यहाँ पे हर घर के ऊपर रूफटॉप के ऊपर आपके एक सोलर ऊर्जा लगा दी जाएगी ताकि उस घर की जरूरत है वो सौर ऊर्जा से पूरी की जा सके। इसकी और क्या क्या प्रावधान है, ऐसा करने के लिए जो भी खर्चा होगा उसके लिए अगर आप लोन लेते हो तो 5.75 ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, मतलब 6% भी नहीं है, ठीक है। नई नीति में प्रदेश में वर्चुअल नेट मीटरिंग होगी और ग्रुप नेट मीटरिंग को भी अनुमति दी गई है। जिसके पास छत नहीं है वे भी लाभ ले सकते हैं। देखो, वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग, इसमें सीधा सीधा बिंदु ये है कि आपके घर पे मीटर लगाया जाएगा और वो मीटर जो है वो आपके सारी रिपोर्ट्स देगा कि आपके घर में उत्पादन कितना हुआ है और टोटल क्षेत्र का उत्पादन कितना है, आपने यूज कितना किया है और आप कितना आगे दे सकते हो। 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली योजना में मिलेगा डिस्कॉम की ओर से। 17,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी सर्वाधिक इंस्टॉलेशन वाले जिलों को मिलेगी, 17,000 की। तो जयपुर में सबसे अधिक इंस्टॉलमेंट हुआ है 15,932 घरों में, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद में उदयपुर में हुआ है। ये पूरी की पूरी योजना का विवरण है जो हमने इस जगह पे ले लिया। राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, ठीक है, और जिसमें जितने भी न्यायाधीश से मुख्य न्यायाधीश स्तर तक के जो लोग थे, डिजिटल मीडिया, साइबर अपराध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ये चर्चा करेंगे, कर ली इन्होंने। जैसलमेर में 13 और 14 दिसंबर को ये 2 दिवसीय आयोजन हुआ था। 4 राज्यों के 100 से अधिक जिला और सत्र न्यायाधीशों ने इसमें भाग लिया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 20 न्यायाधीश इसमें शामिल थे, उच्च न्यायालयों के भी 50 से अधिक न्यायाधीश शामिल थे। इन्होंने इस सारी चीजों पे बात की है। अब है प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 और पहला आयोजन हुआ 10 दिसंबर 2025 को जयपुर के अंदर JECC में हुआ है और उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। थीम क्या था, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश और प्रवासी समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर स्थापित करने की घोषणा की है। इनमें 9 विदेशों और 5 देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित की जाएंगी। साथ ही अब कुल बढ़कर 40 चैप्टर हो गए हैं फाउंडेशन के। इसमें क्या क्या है देखो, ये क्या लिखा है,
एक मंच पर होंगे देश विदेश के प्रवासी और ये सारे लोग इसमें शामिल थे। 10 से अधिक नई नीतियां भी यहाँ पे लॉन्च की गई। इसकी पूरी अलग से मुझे लगता है क्लास लेनी पड़ेगी। वर्ष 2026 में राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजन की भी घोषणा की गई और यहाँ पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े थे, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया थे, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा थे, पीयूष गोयल थे वाणिज्य मंत्री, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव थे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल थे, केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी थे, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल थे, टाटा के MD प्रवीण सिन्हा थे। ये सारे लोग इस समय आपके उपस्थित रहे और इन्होंने कमिटमेंट इन एक्शन नामक बुक का भी विमोचन जो है वो किया गया। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले का विभाग का गठन, पहली बार इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले का एक विभाग बना दिया गया है। ये विभाग प्रवासी राजस्थानी राज्य सरकार के बीच संवाद करेगा। उद्देश्य क्या है? विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विभाग विश्व पटल पर ब्रांड राजस्थान को प्रोत्साहित करेगा। राजस्थान के जो भी प्रवासी उनको राजस्थान से जोड़ने का काम करेगा। राजस्थानियों के लिए, प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक नीतिगत ढांचा बनाया जाएगा ताकि ये लोग आराम से यहाँ पे आके काम कर सके और राजस्थान की क्षेत्र के जो विकास है उसमें अपना योगदान दे सके। 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित प्रवासी राजस्थान दिवस के अवसर पर 9 विभूतियों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें वेदांता के अंदर अग्रवाल हो गए, कुमार बिड़ला हो गए, मित्तल हो गया, अजय पीरामल हो गया। ये सारे ग्रुप है, देखो मित्तल, पीरामल, बिड़ला, अग्रवाल, सिंघानिया, पूनम चंद राठी, नरसिंह कुलरिया, CM मुंदड़ा, प्रदीप राठौड़। इस अवसर पर 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव की ग्राउंड ब्रेकिंग भी की गई और उद्घाटन सत्र में कमिटमेंट इन एक्शन कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन जो है वो आपके किया गया था। फोटो सहित आप देखना चाहो तो ये पूरी न्यूज बनी थी, बात वही है सेम। इसमें फोटो ऐड किया है, पिछली न्यूज में फोटो ऐड नहीं था। उसके बाद है प्रगति पथ प्रदर्शनी का उद्घाटन। ठीक है, ऐसी प्रदर्शनी आजकल परीक्षाओं में आ जाती है तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि आजकल परीक्षक कुछ भी पूछ लेते हैं। और हालांकि ये सबसे अच्छी बात है कि राजस्थान का जो करंट पूछा जा रहा है वो DIPR और सूजस से बाहर नहीं है और गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा से बाहर नहीं है। यही कारण है कि प्रोफेसर में अपने 20 में से 18 प्रश्न कवरेज थी, और क्योंकि वहाँ पूरा राजस्थान का करंट आता है। जब से मैंने राजस्थान करंट अफेयर पढ़ाना स्टार्ट किया है तब से लेके आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है तो हमने 80% से ऊपर ही कवर किया है। कारण यही है कि जो सोर्स है ना वो बेसिकली सूजस वगैरह है, इसलिए ये बढ़िया बात है कि आएगा इसी में से। और महीने में 1 क्लास तो आपको याद करनी पड़ेगी अगर आप करंट अफेयर्स का समाधान चाहते हैं। तो भले आप रेगुलर करोगे, डेली पढ़ोगे करंट, तो 2-3 घंटे का टाइम इतना आपके पास नहीं होता। और मुझे लगता है कि 1 क्लास आप ठीक से कर लोगे ना तो बढ़िया काम आपका हो जाएगा। इसकी PPT मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। कई बच्चे फिर नीचे मैसेज डालते हैं कई बार कि सर आप है वो बताइए नेक्स्ट क्लास कब होगी एंड ऑल, जबकि मैं प्रॉपर सूचना अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको हर एक सूचना समय पर मिलती रहे। ठीक है, ये मत सोचना कि सर को सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आज दिन तक कभी किसी भी वीडियो वगैरह में नहीं बोला। जो जेन्यून है वो मुझे खोज लेगा, ढूंढ लेगा और अपने आप ज्वाइन कर लेगा। जो बाकी मुझे ऐसे फेक फॉलोअर्स चाहिए भी नहीं। और धीरे धीरे अपनी ग्रोइंग धीरे धीरे अपने आप ही हो रही है। और अपन अच्छा देंगे तो लोग वैसे जुड़ जाएंगे, नहीं देंगे तो फिर चिल्ला चिल्ला के कहने से तो नहीं जुड़ेंगे, ये तय बात है। और ठीक है, मैं संतोषी व्यक्ति हूँ, ज्यादा इतना रहता नहीं है। 10 दिसंबर 2025 को यह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और ये पहला जो राजस्थानी दिवस हुआ उसके अवसर पर प्रगति पथ प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। राज्यपाल महोदय ने किया है और इसमें बहुत सारे लोग और भी शामिल थे। प्रगति पथ का मतलब होता है वे ऑफ प्रोग्रेस। उसमें ये सारी चीजें दिखाई गई थी कि किस तरह से प्रगति हमने करी है। गंग नहर शताब्दी समारोह, आपको पता है कि
महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1925 के अंदर गंग नहर की नींव रखी थी। हालांकि गंग नहर का जो सुचारू रूप से कार्य है वो सब शुरू हो चुका था और समर्पित करने का काम 4 साल बाद हुआ था। तो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सादुलवाली में कार्यक्रम आयोजित किया गया और गंग नहर शताब्दी समारोह था और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा सिंह के द्वारा जो 5 दिसंबर 1925 को इस नहर की नींव रखे जाने के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह किया गया। गंग नहर प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए भी सरकार ने तकरीबन 1717 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया है और यह उत्सव 5 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है और 26 अक्टूबर 2027 तक चलेगा। मतलब इस एक साल में इन 1717 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसमें जो कुछ भी पुनरुद्धार के कार्य है वो सब किए जाएंगे। 5 दिसंबर 25 को फिरोजपुर पंजाब से, जहां गंगा सिंह ने शिलान्यास किया था, और राजस्थान में इसका आगाज श्री गंगानगर में साधुवाली से होता है। समापन 26 अक्टूबर 2027 को शिवपुर हेड पर होगा। तो ये पूरे साल कार्यक्रम चलेंगे, इसके उद्धार के काम चलेंगे। जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई इसके पूरे के पूरे सम्मेलन को मैनेज करने के लिए। प्रमुख सिंचाई परियोजना अक्टूबर 2027 तक पूरी हो जाएगी। कई सारी सिंचाई परियोजनाएं हैं जिसमें से पूरी हो जाएगी। तो जैसे जल आपूर्ति को स्थिर करने के लिए फिरोजपुर फीडर को पुनर्निर्माण करने का काम है, बीकानेर नहर के पुनर्वास के लिए कार्य है, और जैसे सक्षम बनाने के लिए ये जो निगरानी प्रणाली को सक्षम बनाने के कार्य है, ये सारे कार्य इसमें किए जाएंगे। ये पॉइंट्स थोड़ा याद रखना दिमाग में, और ये बिंदु भी थोड़ा ध्यान रखना, बाकी ये आंकड़े याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं। किसान कल्याण से रिलेटेड कुछ घोषणाएं भी है। पीएम किसान योजना को बढ़ाकर अब 9,000 कर दिया गया है और अब आगे योजना ये है कि हम धीरे धीरे इसको 12,000 तक करेंगे। राजस्थान में तकरीबन 76 लाख से अधिक किसान इस योजना के तहत 10,000 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त कर चुके हैं। 44,000 करोड़ से अधिक के ब्याज मुक्त ऋण भी वितरित है वो किसानों को किए जा चुके हैं। एमएसपी पर 33 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद भी की गई, जिसमें 450 करोड़ रुपए के अधिक के बोनस भुगतान शामिल हैं। कुसुम ए और कुसुम सी में भी तृतीय स्थान पर राजस्थान रहा है। किसानों के लिए दिन के समय में भी अब बिजली आपूर्ति का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि जितना सोलर पावर प्लांट बढ़ेगा उतना ही दिन में विद्युत आपूर्ति बढ़ती जाएगी। राजस्थान में सिंचाई अवसंरचना को सुदृढ़ करने के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें नहर संबंधी कार्यों के लिए 2 वर्षों में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गन्ने के लिए संशोधित एमएसपी जारी की गई है। जल्दी पकने वाली किस्म 401-416 रुपए प्रति क्विंटल है। मध्यम किस्म 391, 406, 2 क्वालिटी होती है। देर से पकने वाली 386 से 401 पे इन्होंने फिट किया है। एमएसपी क्या होती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस। मतलब आपका माल अगर मार्केट में उस कीमत पर नहीं बिक रहा है जितनी आप चाहते हो और मार्केट की रेट बहुत डाउन है, तो आप एमएसपी पे बेच सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट खरीदती है आपसे। श्री गंगानगर में जिला विशिष्ट विकास कंवर लिफ्ट नहर के पुनर्वास के लिए 185 करोड़ रुपए, बीकानेर गंगानगर परियोजना क्षेत्रों में जल मार्ग के निर्माण के लिए पैसे आवंटित किए। पैसे आवंटन का आपको कहाँ ध्यान रखना है? किसी योजना के साथ ध्यान रखना है। बाकी जैसे अब ये हमने एडिंग तो ले ली क्योंकि ये सूचस में थी, बट ध्यान रखना इसमें ये होता है कि ठीक है, विशिष्ट विकास के लिए बात तो चली है, कंवर लिफ्ट नहर, यहाँ पे इस बहाने क्या थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, बाकी हर पॉइंट याद रखने का नहीं होता है। हमें इसमें शामिल इसलिए करना पड़ता है ताकि थोड़ी पूर्णता आ जाती है, समझने में पूर्णता आ जाती है। लास्ट में फिर याद उतना ही होता है जो परीक्षा के काम का है या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब जैसे ये पॉइंट है कि 44,000 हेक्टेयर में पक्के जल स्रोतों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब ऐसा बिंदु परीक्षा में नहीं आता, लेकिन ऐसा बिंदु समझने से होता क्या है कि ये समझ में आ जाता है कि श्री गंगानगर में और क्या क्या विकास के काम किए गए। आईएनजीपी इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर जो है को मजबूत करने के लिए भी आवंटन किया गया है। और गंगानगर कोटपुतली, ये बिंदु ध्यान रखने का है। कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए एक प्रकार से पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। तो गंगानगर से कोटपुतली तक एक नया एक्सप्रेसवे बनेगा। नया कैसे? क्योंकि ग्रीनफील्ड है ना, तो ग्रीनफील्ड का मतलब होता है पुरानी सड़क नहीं होगी, नई सड़क बनेगी।
ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है। कुछ और बयान भी आए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से। मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर फीडर की अपेक्षा करने के लिए पिछली सरकार की आलोचना की, अब ये याद रखने की जरूरत नहीं होती। और अर्जुन राम मेघवाल ने इस क्षेत्र को मृत्यु की घाटी से जीवन की घाटी में परिवर्तन करने पर प्रकाश डाला है। ये काम का पॉइंट आ गया। वैश्विक ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025, तो ग्लोबल एनर्जी लीडर, ठीक है, और का सबमिट GELS 2025, ग्लोबल एनर्जी लीडर सबमिट। ये कहाँ पे हुआ? उड़ीसा के पुरी में हुआ है। 5 से 7 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुआ। और इसमें श्रीपद नाइक, ये जनरली आप ये मत सोचना कि किया जाएगा क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हर दिन न्यूज होती है, 1 तारीख को जैसे न्यूज आई उसको हम वर्ड फाइल में सेव कर लेते हैं। तो जैसे ये न्यूज आई उस दिन उसको सेव कर लिया होगा, 6 तारीख की न्यूज होगी, ये 5 को है तो 4 या 3 तारीख को न्यूज होगी, तो उसको सेव कर लिया वहां से, तो उसकी भाषा वही थी फिर, ठीक है ना। इसलिए आप ये मत सोचना कि ये उस पुराना नहीं है। हम हर तारीख, जैसे अब आप जनवरी शुरू हो गई है, तो हमने क्या शुरू कर दिया, 1 जनवरी को ही जो न्यूज थी वो सारी हमने अपने वर्ड फाइल में सेव करनी शुरू कर दी। फिर 31 तारीख तक सेव कर लेते हैं। फिर क्या होता है, 2-3 दिन तक उसमें कुछ चीजें हटाना करना, ऐसे करके पीपीटी बना के 4-5-7 दिन की प्रोसेसिंग हो जाती है, और उसके बाद में मैं क्लास डाल देता हूँ। ये प्रोसेस रहती है, इसलिए कई बार ऐसा होता है। तो विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने आज नई दिल्ली में ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट की वेबसाइट भी लॉन्च कर दी। उड़ीसा सरकार टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज के सहयोग से समिट का आयोजन कर रही है। तो आयोजन कौन कर रहा है? उड़ीसा सरकार और टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज, इन दोनों ने मिलकर इस समिट का आयोजन किया है। और इसका उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया। और समिट की थीम क्या है? थीम है सफिशियंसी, पर्याप्तता, बैलेंस, संतुलन और इनोवेशन। न सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों पर केंद्रित रही, बल्कि भविष्य के समाधान भी इसमें प्रस्तुत किए गए। अब कुसुम योजना के प्रभावशाली क्रिएटिविटी सेंटर का राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है। तो राजस्थान में कुसुम योजना, कुसुम मतलब, कई बार मैंने इस योजना के बारे में पढ़ाया है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना। इसमें 3 घटक है, ABC। तो घटक A और C के अंदर आपके कई सारे संयंत्र स्थापित किए गए हैं राजस्थान के अंदर। तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? उड़ीसा के अंदर हुआ, और राजस्थान इसमें अग्रणी राज्य रहा है। मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि राज्य में 6000 बिजली घंटों की बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता भी विकसित की जा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिन में कई बार क्या होता है, रात में बिजली नहीं मिल पाती, तो बैटरी स्टोरेज से क्या होगा कि किसी भी समय उनको लाइट है वो मिल सकेगी। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो इसमें राजस्थान का योगदान है वो अहम रहेगा। भारत दर्शन अभियान, भारत दर्शन अभियान, देखो भारत दर्शन का क्या मतलब है? भारत दर्शन का मतलब है कि देश भर के अंदर जितने भी स्टेट है, वहां पे आपके कई सारी सांस्कृतिक धरोहर है, कई सारी ऐतिहासिक धरोहर है, उन सबके दर्शन जो है वो आपके भ्रमण के माध्यम से करवाना। तो भारत दर्शन अभियान है, और इसके अंतर्गत कश्मीर के 25 निवासी राजस्थान जयपुर लोक भवन में राज्यपाल महोदय से मिले, और इस भेंट के दौरान राज्यपाल ने छात्रों से उनके भारत भ्रमण, अनुशासन, सांस्कृतिक अनुसंधानों के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो वो क्या है कि भ्रमण के क्रम में अभी राजस्थान पहुंचे हैं वो बच्चे, 25 बच्चे, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्होंने वो पूरी की पूरी भ्रमण किया है। तो ये भारत दर्शन अभियान था। अरावली विरासत जन अभियान का शुभारंभ, अभी अरावली विवादों में है इन दिनों। अरावली की परिभाषा के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, सक्सेस पॉइंट चैनल पे डाला था, और अब अरावली की नई डेफिनेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में वापस कमेटी बिठा दी गई है। 100 मीटर वाली जो डेफिनेशन थी उसमें क्या थोड़ा मिसगाइडेंस हो गया था, मैंने तो सही बताया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। अब वो 100 मीटर कहाँ से मानना है, नियर बाई लैंड रिलीफ से मानना है कि सी लेवल से मानना है या ग्राउंड लेवल से मानना है, ये क्लियर नहीं था उसमें। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पर जयपुर के ग्रामीणों, नागरिक समाज समूह मतलब सिविल सोसाइटीज और पर्यावरणविदों, शोधकर्ताओं ने इस अभियान का शुभारंभ किया। तो इसमें कौन लोग थे? ग्रामीण लोग थे, सिविल सोसाइटीज थी, और एनवायरमेंटलिस्ट थे, और साथ में रिसर्चर थे। इन्होंने मिलकर इसका शुभारंभ है वो किया है।
ये पहल सर्वोच्च न्यायालय के 20 नवंबर 2025 के उस फैसले के विरोध में शुरू की गई जिसमें भू आकृतियों की पहचान की नई परिभाषा दी थी। नई परिभाषा क्या दी थी? 100 मीटर की परिभाषा, कि अगर कोई भी चोटी 100 मीटर या उससे अधिक है तो ही उसको अरावली माना जाएगा, 99 मीटर वाले को नहीं माना जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाया, सक्सेस पॉइंट आप देख सकते हो, आधे घंटे का वीडियो। तो इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी, हालांकि अब ये मैटर वापस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अगर 100 मीटर की डेफिनेशन माने तो तकरीबन 7 से 8% अरावली की चोटियां ही 100 मीटर से ऊपर है, बाकी 93% अरावली रहेगा ही नहीं। ठीक है। हालांकि बाद में सरकार ने मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, लेकिन वो बातें ठीक नहीं थी। उन्होंने जो जो डेटा दिए वो भी काफ़ी भ्रामक थे उस समय। उन्होंने जित 34 जिलों में अरावली का विस्तार है टोटल भारत के, उन जिलों के पूरे क्षेत्रफल को अरावली का एरिया मानते हुए परसेंटेज निकाल दिया, जबकि ऐसे थोड़ी होता है। अब जैसे सिरोही है तो सिरोही पूरे में अरावली थोड़ी है, अरावली का क्षेत्रफल अपना अलग है। पूरे सिरोही का क्षेत्रफल अरावली के सिरोही के भाग का क्षेत्रफल समान थोड़ी होगा। गवर्नमेंट ने वो डेटा प्रस्तुत कर दिए। खैर वो बाद में और अपन डिटेल से करेंगे नई परिभाषा आने के बाद में। तो इन्होंने ये सारा अरावली को बचाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। जल संभर महोत्सव ये जयपुर में हुआ, महाराणा प्रताप सभागार ऑडिटोरियम में, जो दुर्गापुरा में 12 दिसंबर को। जोगाराम पटेल इसमें अतिथि थे और इसमें कई सारी योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को जानकारियां दी गई। जयपुर में 15 दिवसीय रोड सेफ्टी ऑडिट सर्टिफिकेशन कार्यक्रम हुआ। दिया कुमारी ने कहा कि केवल सड़क बनाना ही हमारी स्वायत्ता नहीं है, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित परिवहन उपलब्ध करवाना भी सरकार की प्राथमिकता है। यह 8 से 23 दिसंबर तक निर्माण भवन जयपुर में हुआ और इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग द्वारा इसमें कई सारे इंजीनियर्स को लिए किया गया था। कुल इसमें 55 इंजीनियर्स ने प्रशिक्षण में भाग लिया और इसमें कई सारी ट्रेनिंग्स होती है जिसमें आपके पुल का एक चरणीय सर्किट है, ये सारी सारी ट्रेनिंग इसमें दी जाती ताकि रोड सेफ्टी, सड़कें बनाने के साथ साथ में सेफ्टी का काम भी होता रहे। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 ये 23 से 28 दिसंबर 2025 को हुआ चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है। शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत स्कूल में आयोजित किया गया और राज्यपाल महोदय ने इसका उद्घाटन किया और आचार्य बालकृष्ण पतंजलि की तरफ से भी इसमें शामिल थे। तो स्वदेशी का मैटर है तो फिर बालकृष्ण और रामदेव दोनों स्वदेशी मुहिम से जुड़े हुए घनिष्ठ रूप से। अखिल भारतीय स्वदेशी संघ इसका आयोजक था। उड़ीसा, तेलंगाना, यूपी, बिहार, असम, एमपी, त्रिपुरा जैसे विभिन्न राज्यों के कारीगरों और शिल्पकारों ने इसमें भाग लिया। अगली खबर थी राष्ट्रव्यापी जेंडर अभियान, जिसका नाम है नई चेतना 4.0। ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जेंडर अभियान जब भी आए तब समझ जाना कि इसमें महिला उत्थान या विकास के लिए कुछ न कुछ कार्य हो रहा है। ये याद रखने के तरीके हैं अपने। तो यह शुरू हुआ है 25 नवंबर से, खत्म हुआ 23 दिसंबर 2025 को। महिलाएं आगे बढ़ रही है एक विकसित ग्रामीण भारत की ओर, समावेशी विकास के लिए आर्थिक सशक्तिकरण, ये इसकी थीम रखी गई थी। उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित भेदभाव को जड़ से समाप्त करना। मैंने कहा जहां पे भी जेंडर शब्द आए तब आप समझ जाना कि सीधा सीधा मकसद होगा वहां पे महिला विकास के लिए काम करना, महिला लिंग भेद वगैरह कम करने पे काम करना। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन हुआ है नागौर के अंदर 23 दिसंबर 2025 को। अब सीधा सीधा मतलब है, किसान सम्मेलन का क्या मतलब होगा? यहाँ पे किसानों से संबंधित बात की जाएगी। ठीक है। एक दिवसीय सम्मेलन था, 23 तारीख को एक दिन में हुआ और इसमें उन्नत खेती समृद्ध किसान मेड़ता सिटी में आयोजित किया गया ये। ठीक है। जो कि सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया था। सांबर महोत्सव, ये इसमें अभी मैं भी गया था सांबर महोत्सव में। तो ये हुआ 27 से 31 दिसंबर 2025 को। कहाँ पे हुआ? सांबर में हुआ है, सांबर झील के अंदर जपोक स्थान है वहां पे। और दिया कुमारी के आतिथ्य में हुआ, क्योंकि दिया कुमारी पर्यटन मंत्री है। उपलब्धि क्या रही? इसमें एक डाक कार्ड का विमोचन किया गया और बाकी बहुत सारे यूं कहिए कि कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए। भव्य शिल्पग्राम उत्सव, यह 21 से 30 दिसंबर के बीच में उदयपुर के शिल्पग्राम में हुआ और किसने आयोजित करवाया है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा आयोजित करवाया गया और इसमें भी राज्य भर की जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट होती है उस पर बात की जाती है। विश्व स्वास्थ्य एवं कल्याण महोत्सव, ये पांचवा संस्करण था
और 20-21 दिसंबर 2025 को आमेर जयपुर में हुआ है। और इसके आयोजक वही होते हैं, ये इवेंट मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं ये आयोजक थे। और इसमें स्वास्थ्य और कल्याण था, तो योग, साधना, मन, शरीर, आत्मा, इन सारी बिंदुओं पर बात की गई। यहाँ पे नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स, इसका आयोजन 12 दिसंबर 2025 को हुआ, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। ऐसे जनरली आयोजन जो होते हैं वो जयपुर में ज्यादा होते हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्थान डिजी फेस्ट के टीजर एंड हैकाथॉन का लोकार्पण किया गया। भजला शर्मा के आतिथ्य में 333 चयनित स्टार्टअप को इस कार्यक्रम में फंडिंग की गई। कितनी? 10.89 करोड़ की, 79 करोड़ की, सॉरी। और इसमें स्टार्टअप की प्रदर्शनी की गई, प्रदेश के उद्यमी अपने नवाचारिक उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित किए गए इसमें। तो ये सारा काम इसमें किया गया, स्टार्टअप के लिए था पूरा का पूरा। सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025, ये भी जयपुर में हुआ, राजस्थान राजीविका मिशन के द्वारा किया गया। 18 दिसंबर से 4 जनवरी 26 तक आयोजित हुआ सेल्फ ग्राम में, जयपुर के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर राजसखी है तो सीधी सीधी बात है, महिलाओं से रिलेटेड है। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और ग्रामीण शिल्पकारों को राष्ट्रीय मंच देना। देखो उद्देश्य वगैरह जो होते हैं ना, वो आपको जब भी कोई न्यूज पढ़ोगे तो उसके न्यूज के नाम में ही आपको उद्देश्य पता चल जाएगा। आपको सिर्फ क्या याद करना होता है, मोटे मोटे तौर पे कहाँ पे हुआ और किस समय हुआ, ये ध्यान रखना है। उद्घाटन के लिए हमेशा उस नाम से संबंधित कोई मंत्री वगैरह है तो वो जुड़ा हुआ रहता है। इसके अलावा कोई कोई विशेष फैक्ट है तो दिमाग में रखना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजों को याद किया करो, तो होगा क्या कि कुछ सहूलियत हो जाएगी, ताकि याद करने में थोड़ा इजी पड़ेगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। थीम क्या रखी? भारत एक सूत्रधार, देश की बुनाई और टेक्सटाइल परंपराओं पर केंद्रित था। राजस्थान की सहित 24 राज्यों की लगभग 300 स्टॉल यहाँ पे लगाई गई थी, जिसमें क्या रखा था, महिलाओं के द्वारा जो भी हस्तशिल्प है, जैविक उत्पाद है, हैंडलूम जो है, उसके प्रोडक्शन वहां पे रखे गए थे ताकि उनकी ब्रांडिंग हो सके। ठीक है, जयपुर टाइगर फेस्टिवल, ये जवाहर कला केंद्र में जयपुर में हुआ है, 11 से 14 दिसंबर 25 को हुआ है। और इसमें आपके राजस्थान हेरिटेज वगैरह ये सारे इसके आयोजक थे। इसमें कई सारी प्रतियोगिताएं भी, और प्रतियोगिता में जैसे फोटोग्राफी में तृतीय स्थान पर जयपुर की तृप्ति पांडे और दिल्ली की आस्था सिंह को संयुक्त रूप से इनाम दिया गया। ये योजनाएं और कार्यक्रम थे। अब बात करेंगे हम राजस्थान की प्रमुख पुरस्कार और सम्मान समारोह पे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। कोमल कोठारी से पुरस्कार है और किससे जुड़ा हुआ है? लोक कला से, फोक आर्ट से जुड़ा हुआ है। अब देखिए कौन सा पुरस्कार किस किस को दिया गया, ये हम देखेंगे। ये पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, रामनाथ चौधरी और डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राज्यगुरु, जो कि गुजरात के हैं, क्योंकि भाई शब्द आ गया तो गुजरात हो गया। और रामनाथ चौधरी जयपुर राजस्थान के हैं। ये रामनाथ चौधरी आप दुनिया के इकलौते कलाकार हैं जो नाग से अलगोजा बजाते हैं। ऐसे प्रश्न आने की पूरे चांसेस बनते हैं परीक्षा में। और दूसरा जो भाई है गुजरात के हमारे निरंजन भाई, अपने लोक एवं भक्ति संगीत पर व्यापक शोध कर 700 घंटे का ध्वनि मुद्रांकन किया है। तो ये अपने आप में दोनों लोक कला के क्षेत्र में काफी विशिष्ट योगदान के कारण इनको दिया है। 2.5 लाख रुपए और रजत पट्टी का है इनका पुरस्कार राशि। मुख्य आकर्षण प्रश्नोत्तरी, येवड़ारी हुक, विजन भारत शिविर तथा बांस पेपर मैसी और कठपुतली कार्यशाला यहाँ पे आयोजित की गई। तो ये पुरस्कार महत्वपूर्ण है, इसको आप थोड़ा सा याद रखना। ऑल वीमेन दीक्षांत परेड, महिला कांस्टेबल के 98-99 बैच की दीक्षांत परेड भी आरपीए के अंदर राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में 8 दिसंबर को। और इसमें 717 महिला कांस्टेबल ने शपथ ली और पुलिस बल में, क्योंकि जब भी कोई ऐसी फोर्स की ट्रेनिंग होती है लास्ट में दीक्षांत होता है और पासिंग आउट परेड होती है। ठीक है, तो ये किया गया। इसमें कांस्टेबल थी 317 महिला कांस्टेबल। अब इनमें जो भी टॉपर होती है, हर एक्टिविटीज में फर्स्ट आने वाले, उनको शॉर्ट ऑफ ऑनर दिया जाता है। मान की तलवार दी जाती है, तो ऐसे करके जाती है तो यहाँ पे तलवार लगाई जाती है, तो वो पुरस्कार दिया जाता है। तो महिला कांस्टेबल कोमल चौधरी ने
3 अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर रिकॉर्ड बनाया। और कोमल चौधरी ऑलराउंडर इंडोर स्टेडियम में रही, खुशी कुमारी ड्रिल में बढ़िया रही, रोमिका शर्मा फायरिंग में सर्वश्रेष्ठ रही। ठीक है, बैच संख्या 99 में इनको सम्मानित किया है, और जिसमें ममता जांगू, किरण सैन, कनिष्का खटिक, लक्ष्मी यादव, संजना चैतीवाल, उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को भी इसमें आपके इनाम दिया गया। पहले इतना नहीं पढ़ा जाता था, अब पास आउट में भी कांस्टेबल बेस्ट कौन सी रही है, हालांकि इतना नहीं पढ़ते हैं, फिर भी दिमाग में आपको ये बातें रखनी है। अखिल भारतीय अनुराग साहित्य अलंकरण समारोह, ये अनुराग 31 नाम दिया गया इसका। हुआ कहाँ पे है? लाल सोट पे हुआ, दौसा के अंदर। अशोक शर्मा राजकीय विद्यालय है, और वहां पे 20 दिसंबर को ये आयोजित हुआ है। 31 नाम क्यों दिया? क्योंकि इसके 31 वर्ष है वो पूर्ण हो गए हैं, और इसमें 31 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। ठीक है, अब ये 31 याद रखने की जरूरत नहीं है। अनुराग साहित्य सम्मान 2025 जो सबसे सर्वोच्च होता है, वो पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कुमार को दिया गया, मेरिट से रिलेटेड है। इसके अलावा कीर्ति शोध पुरस्कार है, शकुंतला देवी रावत पुरस्कार है, कैलाश चंद्र तिवारी पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार है वो दिए जाते हैं इसमें। एक आप याद कर लेना, पहले वाला याद कर लेना, बाकी अनुराग 31 क्या है इसके बारे में वो जानकारी ऊपर वाली याद कर लेना। डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2023। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, डिजाइन का मतलब होता है डिजाइन बनाना। डिजाइन वो घर की भी हो सकती है, डिजाइन कपड़ों की भी हो सकती है, डिजाइन किसी कला की भी हो सकती है। तो नई प्रकार की इनोवेशन बनाने का अवार्ड है ये। जयपुर की कुशल शिल्पकार दप्पा देवी और डिजाइन निर्देशक कविता चौधरी को डिजाइन इनोवेशन अवार्ड दिया गया। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने दिया, और ये सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के समकालीन लेकिन परंपरा आधारित डिजाइन कार्यों को उजागर करता है, देता है। ठीक है, रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार रक्षा मंत्री नई दिल्ली में देगा, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 दिसंबर 2025 को प्रदान किया। नसीराबाद छावनी परिषद को डिजिटल सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया। तो नसीराबाद अजमेर में है, आपको पता है। तो यहाँ पे नसीराबाद कैंट है, आज का नहीं है। ये कैंट आज़ादी की बहुत पहले से 1857 क्रांति से भी पहले चल रहा नसीराबाद का कैंट। और अब क्या छावनी परिषद अभी भी बनी हुई है वहां पे। तो ये पुरस्कार किसको दिया? नसीराबाद छावनी परिषद को रक्षा मंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया। उसके बाद है साहित्य शिवालिका सम्मान 2025, कन्हैयालाल भरमौर को दिया गया, जो कि आपके जयपुर के कवि हैं, और साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार देहरादून के लेखक गांव में 23-25 को आयोजित अखिल भारतीय साहित्यकार महोत्सव में प्रदान किया गया। यह सम्मान हरिद्वार की अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति द्वारा दिया गया। महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी का 10वां दीक्षांत समारोह हुआ। इसमें क्या होता है, जब भी कोई पीएचडी वगैरह करता है तो उसको दीक्षांत समारोह में, जिसमें कन्वोकेशन सेरेमनी कहते हैं, वहां पे वो डिग्री अवार्ड दी जाती है। ठीक है, तो 10वां हुआ। और लोगों को डॉक्टरेट की उपाधियां दी जाती है। डॉक्टरेट की उपाधि मतलब पीएचडी 2 टाइप की होती है। एक लोग किताब लिख के प्राप्त करते हैं, और एक को मानद दी जाती है, ऑनरेरी दी जाती है। ऑनरेरी अपनी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए दी जाती है, तो बड़े बड़े लोगों को दी जाती है। तो यहाँ पे किसको दी है? सेब की खेती करने वाले किसान हरमन शर्मा को, बेगम बैतुल को, वासुदेव तारानाथ को, इनको है वो मानद पुरस्कार दिए गए हैं। ये 3 प्रमुख हस्तियां हैं, और ये पद्मश्री से सम्मानित भी। इनको ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी ने इनको मानद डॉक्टरेट दिया गया। मानद डॉक्टरेट आप यूज नहीं कर सकते कहीं पे, बट हाँ उस यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आपका लोग देते हैं। अमिताभ बच्चन को 10-10 यूनिवर्सिटीज देती है। ठीक है, अब हम आते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों के ऊपर। पर्सन इन न्यूज, PIN जैसे आप कह सकते हैं। पहले नाम पे लिया सुनील शर्मा को, तो राज्यपाल ने, किसने? राज्यपाल ने इनको सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। ये सेवानिवृत्त IAS हैं सुनील शर्मा, इनको राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा, या 65 वर्ष, जो भी आयु पहले होगी। और
इसके चयन की बैठक की जो अध्यक्षता होती है मुख्यमंत्री ने करी थी। इन्हें पद व गोपनीयता की शपथ मुख्य सूचना आयुक्त जो है आपके मोहनलाल लाठर ने 10 दिसंबर को दिलाई। और शर्मा की नियुक्ति के साथ राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्तों की संख्या अब 5 हो गई है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मोहनलाल लाठर है। अन्य कौन हो गए? सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारेख, टीकाराम शर्मा और सुनील शर्मा। तो अब राज्य सूचना आयुक्त में कुल लोग कितने हैं? 5 है। 4 प्लस 1, एक मुख्य सूचना आयुक्त है और टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। दीपाली शर्मा, ये कलाकार दीपाली शर्मा को दिव्यांगों के सशक्तिकरण में योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक है, विकलांगता के बावजूद उन्होंने कला में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है और उन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है। डिसेबिलिटी डे के ऊपर ये काम हुआ है। ये आर्टिस्ट है दीपाली शर्मा और इन्होंने हियरिंग एम्पावरमेंट है, सुनने और बोलने की क्षमता है इसमें। बीएम शर्मा, भारत सरकार ने भारतीय प्रेस परिषद का पुनर्गठन करते हुए राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार बीएम शर्मा को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य बनाया। इनका कार्यकाल भी 3 वर्ष के लिए रहेगा। ये तीसरी बार है जब ये इस प्रेस परिषद के सदस्य बने। इससे पहले ये 92 से 95 रहे हैं, 95 से 98 तक भी ये प्रेस परिषद में रहे हुए हैं। उसके बाद है प्रोफेसर मदन मोहन झा। तो राज्यपाल ने मदन मोहन झा को जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जो है, इस संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल गुरु के रूप में नियुक्त किया गया है प्रोफेसर मदन मोहन झा को। ध्यान रखना, काफी ये सारी खबरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। निर्मल वर्मा, सीकर के वन्य जीव फिल्मकार निर्मल वर्मा को उनकी डॉक्यूमेंट्री द कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड के लिए सिनेमैटिक अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार 20 दिसंबर 25 को कोलकाता में आयोजित प्रथम साइन काइंड अवार्ड समारोह में प्रदान किया गया और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका आयोजक है। साथ में रहता है पीपल फॉर एनिमल्स, इनका संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम होता है। तो निर्मल वर्मा का संबंध किससे है? वन्यजीव फिल्मकार से है। इनके बाद में राजस्थान के प्रमुख मुद्दे, अब कुछ ऐसे इश्यूज जो मेन इश्यूज हैं और उसके ऊपर हम बात करेंगे। अजया वॉरियर 25 का मतलब 2025 से है। अजया वॉरियर का सीधा सीधा मतलब होगा कि ये किसी न किसी युद्ध अभ्यास की बात हो रही है। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि युद्ध अभ्यास कहाँ किसके बीच में हुआ? तो पहला पॉइंट आएगा किसके बीच में हुआ? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ। भारत और ब्रिटेन के बीच में। अब बात आती कहाँ पे? तो डेफिनेटली पश्चिमी राजस्थान में। और महाजन फील्ड सबसे मेन फील्ड है यहाँ का। यहाँ पे आयोजित हुआ। कितने दिन का था? 14 दिवसीय था और इसका नाम दिया अजय वॉरियर 25। इसमें भारतीय सेना की तरफ से सिख लाइट इन्फेंट्री थी और ब्रिटेन सेना का रॉयल गोरखा राइफल्स के सैनिकों ने इसमें भाग लिया। डीआरडीओ की म्यूल रोबोटिक प्रणाली, इसमें क्या होता है कि जो जो नई नई युद्ध तकनीकी आई होती उसको आजमाया जाता है। सामरिक ड्रोन हो गए, स्ट्रेटेजिकल ड्रोन, और ये यूनिफाइड युद्ध क्षेत्र प्लेटफॉर्म जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग इस समय किया गया ताकि आतंकवाद विरोधी उच्च गतिशीलता अभियानों के बीच में एक संपर्क स्थापित किया जा सके, कोऑर्डिनेशन किया जा सके। तकरीबन 240 सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया, अभ्यास में भाग लिया। तो अजय वॉरियर इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में महाजन बेल्ट में हुआ, 14 दिवसीय था। ये 3-4 बातें स्पेशली आप याद रखना। जो जो हमने अंडरलाइन किया ये पॉइंट सारे महत्वपूर्ण आते हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान के पर्यटन स्थलों के लिए स्वदेशी दर्शन 2.0 के तहत 180 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसकी हमने बात पहले भी की कि पूरे भारत के दर्शन करवाए जाते हैं, भारत के मेन मेन मॉन्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं। तो पर्यटक स्थलों के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत किए हैं। ठीक है, ये मन्नालाल रावत की ओर से पूछे गए सवाल पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका जवाब दिया है। राजस्थान में स्वदेश दर्शन में कौन सी योजनाएं हैं, जैसे कौन कौन से क्षेत्र हैं? बूंदी में केशवराय पाटन का क्षेत्र है, खाटू श्याम जी मंदिर का क्षेत्र सीकर वाला, बीकानेर में करणी माता मंदिर, भीलवाड़ा में मालासेरी डूंगरी। अब ये सम्मिलित करो में प्रश्न आ जाता है। अब है तो करंट का, लेकिन ये संस्कृति में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसका इस प्रकार से ध्यान रखना।
7 दिवसीय शहरी समस्या समाधान शिविर। तो ये शिविर आयोजित किए जाते हैं जिसमें शहरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन का सारा अमला वहां पे मौजूद रहता है। हरिमो शक्ति 2025 सैन्य अभियान है और अजया की तरह ही इसका आयोजन 5 से 18 दिसंबर को महाजन बेल्ट बीकानेर में हुआ और इसमें भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास अच्छे से ध्यान रखना, पूछे जाते हैं। राजस्थान में एवियन बोटुलिज्म और एवियन इन्फ्लुएंजा प्रबंधन पर पहला प्रशिक्षण। ये दोनों की दोनों बीमारियां हैं जो पशुओं में होती है, एवियन बोटुलिज्म और एवियन इन्फ्लुएंजा। ये पशु विभाग, पालन विभाग की पहल पर इन रोगों के प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया गया और किस तरह से इनसे निपटना है इस पर बात की गई। और 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का 5 दिसंबर को समापन हुआ और इसमें बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं, चिकित्सा अधिकारी वगैरह, उन्होंने भाग लिया। और बीजू जोए की पहल पर राज्य में पहली बार इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि क्या है कि भविष्य में ऐसी कोई बीमारी का जब दौर आएगा तो निपटने के लिए हमारे पास में संसाधन भी होंगे और हमारे पास में प्रशिक्षण भी होगा। जामडोली स्थित जो पशुधन प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान है, उसमें राज्य के रामसर वेटलैंड क्षेत्र के पशु चिकित्सकों ने भी इसमें भाग लिया था। होता क्या है, होता यही है कि इन रोगों की पहचान कैसे हो, बचाव कैसे किया जाए, समय पर किस तरह से इनसे निपटा जाए, यही बात होती है इसमें। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के भीतर पश्चिमी राजस्थान के लिए एक नया औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, JPM इंडस्ट्रियल रीजन कह सकते हो, एरिया कह सकते हो। ये पश्चिमी राजस्थान में एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है और मुख्यमंत्री की सोच की सोसाइटी में राज्य में सबसे बड़ा और पूर्णतः निर्मित औद्योगिक नगर विकसित हुआ। करीब 3600 हेक्टेयर में ये बनाया जा रहा है। इसमें वस्तुओं का मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, निर्माण किया जाएगा, वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज डेवलपमेंट किया जाएगा, वस्तुओं के रखने के लिए वेयर हाउस बनाए जाएंगे और साथ में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इसमें समावेशन होगा। मतलब इसका जो पैसा आएगा वहां सामाजिक विकास के लिए भी हम कार्य करेंगे। ये परियोजना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो मॉल है, कॉरिडोर जो है, के तहत विकसित की जा रही है और इसे आपके एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसमें 51% रिको का रहेगा और 49% जो है वो आपके इस NICDIT का रहेगा। तो कुल मिला के रिको जमीन अवेलेबल करवा रहा है, बाकी टेक्नोलॉजी ये खड़ी कर रहे हैं। तो 51% और 49% की हिस्सेदारी से एक पूरा का पूरा जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक गलियारा विकसित हो रहा है और ये किस योजना का भाग है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है ये। अभी क्या है कि जैसे ये भारतमाला रोड बन गई है, पचपदरा रिफाइनरी बन गई है, तो इस वजह से इस क्षेत्र में अभी उद्योगों के विकास के और अवसर विकसित हो गए हैं। इसके अंदर और क्या क्या लाभ हो सकते हैं? जोधपुर और पाली के बीच स्थित होने से राष्ट्रीय राजमार्ग और 30 किलोमीटर दूर हवाई अड्डे से क्षमता प्राप्त होती है। लूणी रोहट पाडी जंक्शन रेल लाइन का भी परिवर्तित यहाँ से किया जा रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर जो है उससे भी इसका फायदा हो जाएगा। तो लगभग NH 465 का अंडरपास का काम भी पूरा हो चुका है। तो मतलब कैसे काम चल रहा है वो सारी बातें हैं इसमें। राजस्थान में 2861 करोड़ की लागत से 21 नए औद्योगिक उद्यमों का कारोबार। औद्योगिक विकास नीति के तहत पिछले 2 वर्षों में 31 नए इंडस्ट्रियल जो उद्यम है उनको शामिल किया गया है, जिसमें आपके निवेश को आकर्षित करना, भूमि भूखंड में तेजी लाना, विनिर्माण, पेट्रोकेमिकल, लॉजिस्टिक्स, इन सारे क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। राजस्थान के अंदर उद्योगों के ऊपर काम लगातार किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास जो है वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्री होगी तो सर्विस भी बढ़िया काम करेगी, इंडस्ट्री होगी तो प्राथमिक सेक्टर को इनकम भी अच्छी मिलेगी, इंडस्ट्री होगी तभी लोगों को बहुत अधिक रोजगार भी मिलेगा और SGDP वगैरह है जो उसमें भी आपके फायदा होगा। इसके साथ साथ सरकार ने पुराने जो औद्योगिक भवन है उनके भी आधुनिकीकरण का काम जो है वो लगातार जारी रखा है और नए औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब भी विकसित किए जा रहे हैं। जैसे राजस्थान पेट्रो जोन बालोतरा में बनाया जा रहा है, क्योंकि रिफाइनरी बालोतरा में है अभी,
पचपदरा की रिफाइनरी अब वर्तमान में बालोतरा जिले में चली गई है, तो वहाँ पे भी पेट्रो जोन बनाया जा रहा है। दौसा बांदीकुई में लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है, और अजमेर, जयपुर, इन सारे क्षेत्रों में भी आपके कई सारे लॉजिस्टिक्स अब विस्तार किए जा रहे हैं। 2861 करोड़ की इकाइयां नई पुरानी कारीगरी वाली वास्तुशिल्प भूमि में भी तेजी लाई जा रही है। राजस्थान एक प्रमुख औद्योगिक निवास गंतव्य के रूप में लगातार उभर रहा है, क्योंकि सरकार उस क्षेत्र को लेके, उद्योगों को लेके काफी सीरियसली प्रयास कर रही है। नांदिया और हरदानी में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना। ठीक है, हाँ, 100 आर्टिलिटी क्षमता के 2000 आर्किटेक्चर प्लांट अरावली के लैंड पर स्थापित किए गए, और अभी क्या अरावली का उपयोग जो है इस हिसाब से लिए जाने की कोशिश की जा रही है लगातार, कि यहाँ पे सौर ऊर्जा है, यहाँ पे लगातार आपकी जो पवन ऊर्जा है इसका यूज लिया जा सकता है। हालांकि पवन ऊर्जा में दिक्कत नहीं है, सौर ऊर्जा में क्या है कि प्लेट लगती है तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को ह्रास हो जाता है। यह क्षेत्र पहले किसी भी प्रकार के उत्पादों के लिए उपयोग के लिए अनुपयुक्त माना जाता था। एसोसिएट्स ने सेल्फों को स्थिर कटाव की स्थापित करना संभव बनाया। प्रोजेक्ट का संचालन दिल्ली की कंपनी द्वारा किया जा रहा है, और इसके अलावा राजस्थान AIML आधारित खनिज अन्वेषण के लिए IIT हैदराबाद और IIT धनबाद के साथ समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मतलब AI का यूज लेना है खनन और इसमें खनन अपशिष्टों का भी वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा। और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है लगातार। दुग्ध उत्पादन और कैटल फीड का वार्षिक टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष पहुंच गया है। मतलब दुग्ध उत्पादन से देश राज्य को 10,000 करोड़ रुपए का फायदा लगातार हो रहा है। यही विकसित राजस्थान 2047 के लिए इसका भी है वो महत्व रहेगा। इसी प्रतिबद्धता के फलस्वरूप प्रदेश में दुग्ध उत्पादन तथा कैटल फीड से संबंधित गतिविधियों का वार्षिक टर्नओवर 8,000 करोड़ से अब बढ़कर कितना हो गया है, 10,000 करोड़ हो गया है। और इनकी दुग्ध उत्पादकों की इनकी इनकम में भी लगभग 44% के आसपास वृद्धि हो गई है। ये सारे के सारे एक प्रकार से पशुपालन को आगे बढ़ाने वाला काम है। पूर्व में प्रदेश की 15 मिल्क यूनिट्स हानि की श्रेणी में संचालित हो रही थी, आज सभी 24 मिल्क यूनिट्स है। राजस्थान में मिल्क की इकाइयां कितनी है, टोटल 24 है। सारी की सारी फायदे में चल रही है। 70 लाख लीटर की दूध प्रसंस्करण क्षमता थी पहले। 1,000 करोड़ रुपए का फंड गठित किया गया, प्रसंस्करण क्षमता के लिए। 70 लाख लीटर की मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य लगातार किए जा रहे हैं। अभी कितनी हो रही है, अभी 48 लाख लीटर प्रतिदिन दूध है वो प्रोसेसिंग हो रहा है। अब इसको 54 लाख किया जाएगा, और उसके बाद में 2 वर्षों के बाद कितना किया जाएगा, 70 लाख लीटर मिल्क प्रोसेसिंग की जाएगी आपके। ठीक है, और हालांकि इतनी प्रोसेसिंग के बाद में भी जितनी दूध प्रोसेसिंग हो रही है उससे कहीं अधिक दूध की खपत है। बाकी सारा दूध जो है वो आपकी नकली दूध है मार्केट के अंदर। इस लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में डेयरी को फेडरेशन ने 1,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, और कोटा, भरतपुर, अलवर, उदयपुर और जोधपुर के अंदर जो दुग्ध उत्पादक संयंत्र है उनको है वो उन्नयन किया जाएगा उसका। किशनगढ़ में एयरपोर्ट बनेगा, 15 एकड़ भूमि भी दे दी गई है। राजकोप सिटीजन ऐप में पुलिस का रिस्पांस टाइम कम होने से महिला अपराधों में कमी आ गई है। राजकोप सिटीजन, अब देखो 29,700 से अधिक पीड़िताओं तक मदद पहुंची है इस ऐप के जरिए। ऐप के माध्यम से महिलाओं को आपातकालीन और गैर आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अगर कोई भी महिला इस ऐप के माध्यम से कोई भी शिकायत करती है तो हाथों हाथ है वो उनको हेल्प मिल जाती है। इस ऐप पर जाकर जब नीड हेल्प पर क्लिक किया जाता है तो उसका एक नोटिफिकेशन 1090 के कंट्रोल रूम पे चला जाता है। छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया। महिला हेल्पलाइन 181 के माध्यम से भी महिलाओं को आवश्यक तथा त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है। तो इन सारी चीजों से महिला अपराधों में लगातार क्या हुआ है, कमी आई है। घूमर नृत्य का विश्व रिकॉर्ड 26 दिसंबर 2025 को चित्तौड़गढ़ में 15,000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ ये घूमर नृत्य किया है,
यह उपलब्धि सांसद खेल महाकुंभ और सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान की गई। 5 वर्ष की बालिकाओं से लेकर 70 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में इसका नाम है वो दर्ज करवाया गया। इससे पहले 6100 महिलाओं ने किया था जयपुर में, तब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था, और अब 15,000 महिलाओं ने करके और वर्ल्ड जो रिकॉर्ड है वो बनाया है इन्होंने। वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ये हैंडीक्राफ्ट के सारे काम जितने भी है मोस्टली जोधपुर के अंदर है, और 1800 लाख की लागत से ये फैसिलिटी सेंटर बनेगा। और इससे क्या होगा, वही वापस फर्नीचर निर्माण है, आधुनिक तकनीकी, उच्च उत्पादन क्षमता वगैरह, ये सारी चीजों पर काम किया जाएगा। राजस्थान सेक्टरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन। सेक्टरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज मतलब जितने भी सेक्टर है उन सब के ऊपर सेक्रेटरीज बैठाने और उसका गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव कौन है राजस्थान में? वी श्रीनिवासन है। इसके निर्देश पर प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने 22 दिसंबर 2025 को 7 सेक्टरल समूह के गठन के आदेश दिए और केंद्र सरकार के सफल मॉडल की तर्ज पर विकसित राजस्थान @ 2047 के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीकों से हासिल करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। 7 सेक्टर कौन से गठित किए? पहला ग्रामीण विकास और कृषि को किया है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों को किया है, तीसरा रिसोर्सेज पे बात की गई है, चौथा इन्होंने सोशल वेलफेयर पे बात की गई है, पांचवा वित्त और अर्थव्यवस्था पे बात है, छठा शासन और प्रौद्योगिकी पे किया गया है, और सातवां सिक्योरिटी का सेक्टर अलग से बनाया है। तो इनके ऊपर इन्होंने सेक्टरल ग्रुप बना दिया गया ताकि भारत की तर्ज पे राजस्थान भी 2047 तक विकसित हो सके। आरपीए, ये राजस्थान पुलिस एकेडमी, जहाँ पे आरपीएस को ट्रेनिंग होती है, एसआई को ट्रेनिंग होती है, और आजकल कांस्टेबल को भी हो रही है, जैसे अपन ने पीछे 317 कांस्टेबल के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे ट्रेनिंग होती। तो क्षमता विकास आयोग ने, ठीक है, आरपीए को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा जो है वो दिया है। आरपीए प्रतिष्ठित दर्जा पाने वाले देश की पहली पुलिस एकेडमी है। ये अब देश की शीर्ष 5 एकेडमी में शामिल हो गई है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आरपीए जयपुर में है और कई लोगों का ख्वाब होता है आरपीए में ट्रेनिंग करने का। वहाँ पे जो आरएएस की भर्ती के तहत जो आरपीएस आते हैं वो भी यहीं ट्रेनिंग लेते हैं, और सब इंस्पेक्टर भी यहीं पे ट्रेनिंग लेते हैं, और कुछ मामलों में कांस्टेबल को भी, जब वो खाली पड़ा होता है तो कांस्टेबल को भी ट्रेनिंग दी जाती है। राजस्थान पर्यटन शानदार वृद्धि और राष्ट्रीय पहचान। देशी पर्यटकों में इस बार 28.50% और विदेशी पर्यटकों में 21.92% की वृद्धि हुई। इस बार टूरिस्ट बढ़े हैं। देशी पर्यटक 28.5% बढ़े हैं और लगभग 22% है आपके फॉरेन टूरिस्ट बढ़े हैं इस बार। अगस्त तक के आंकड़े क्या कहते हैं कि राज्य में लगभग 15 करोड़ देशी और 12 लाख विदेशी पर्यटक आए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में ये 11.71% की ग्रोथ है। पर्यटन टॉपिक आपकी ज्योग्राफी में भी लगता है, इकोनॉमिक्स में भी लगता है, तो ये नए आंकड़े आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करें तो राजस्थान अभी 5वें स्थान पे है। ये जानकारी 20 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार ने 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साझा की है, तभी ये नए आंकड़े आए हैं। बाकी तो किताबों वाले तो नए आंकड़ों में बहुत टाइम लगा लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से कोई प्रश्न करता है कि आपने पर्यटन सुधार के नाम पे काम क्या किया है, क्योंकि पर्यटन को आपने इंडस्ट्री तो बना दिया, लेकिन आपने उसके लिए प्रयास क्या किए, तब मंत्री को मजबूरन उसके जवाब देने पड़ते हैं, और जवाब देते हैं तब हमारे सामने ये नए डेटा आते हैं। नूतन उत्थान नई पहचान, ठीक है, नूतन उत्थान नई पहचान। तो यह कार्यक्रम हुआ है बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान, थीम थी ये। 15-18 दिसंबर तक जयपुर में हुआ। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर 15 दिवसीय कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया था। अपूर्वा ऐप, ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है इसका। अब इसमें क्या होता है कि जो कैंसर के पेशेंट है उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। रियल टाइम क्या होता है? एप्लीकेशन के माध्यम से मिनट मिनट की जानकारी पता चलती रहती है। जैसे जो जो चीजें होगी एप्लीकेशन में आती रहेगी। तो ये एक स्मार्टफोन ऐप है जिसमें कैंसर पेशेंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी। तो इसका विकास किसने किया? भगवान महावीर कैंसर अस्पताल जयपुर के गायनेकोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट विशेषज्ञ अपूर्वा टॉक द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। और जब केप टाउन में नवंबर 25 को ये संपन्न हुआ था
गायनकोलॉजिकल कैंसर सोसाइटी ने जो ग्लोबल समिट किया था उसमें इसको पूरा का पूरा प्रदर्शित किया गया था। रणसी मारवाड़ी हॉर्स शो। अब आपको पता है कि हॉर्स शो का मतलब क्या हुआ। हॉर्स शो का सीधा सीधा मतलब है कि जहां घोड़े दौड़ाए जाएंगे। कहाँ पे? रणसी में। रणसी जोधपुर में है। तो यह आयोजन जैसा पैलेस जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत की मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया और हॉर्स सोसाइटी और जैसा स्टड फॉर्म रणसी गांव के द्वारा आयोजित किया गया। एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ, भारतीय वायुसेना प्रमुख की ओर से इनको प्रशस्ति पत्र दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में इनके द्वारा काफी अच्छा सहयोग किया गया। वे जयपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे और वर्तमान में एडीजी है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ जनरल, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल, क्योंकि डीजी के बाद सेकंड मोस्ट पुलिस की पोस्ट होती है डीजी। ठीक है। उस समय दिसंबर 25 में जयपुर हॉर्स स्टेशन पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। उस समय ऑपरेशन सिंदूर में इनका अच्छा खासा योगदान रहा था, क्योंकि पुलिस से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है आर्मी को उस समय युद्ध की जैसी स्थितियों में। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026। 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक आयोजित इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया और लघु उद्योग भारती ने इसका आयोजन किया और इसकी जो थीम है वो ऑपरेशन सिंदूर ही रखी गई। खूब भुना दिया इस नाम को। 800 स्टॉल बनाए गए थे इसमें टोटल। और स्टॉल में क्या रखते हैं? यही हस्तशिल्प की प्रोडक्शन यहाँ पे रखते हैं ताकि ब्रांडिंग हो सके। और इस बार क्या किया इन्होंने? ब्रह्मोस और S-400 जैसे सैन्य हथियारों की भी प्रतिकृतियां, उनके जो मॉडल्स हैं वो भी इन स्टॉलों में रखे गए थे। अब हम आते हैं राजस्थान के खेल खिलाड़ी। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। थोड़ा सा पिछली बार जो क्लास ली थी उसमें थोड़ा सा गलती से चला गया था, कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, तो अभी उसकी थोड़ा सा रैंकिंग आप वापस चेक कर लेना तो सही कर देना आप इसको। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 42 गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज के साथ में 67 पदक जीते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 32 गोल्ड, 24 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज, टोटल 78 जीते हैं। और तीसरे नंबर पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, तीनों ही पंजाब की है वैसे, 32, 22 और 18 जीते हैं। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है, जिसने 2, 2, 1 कुल 5 पदक जीते हैं। और इस तरह से सारी यूनिवर्सिटीज का ये ब्यौरा है। उसके बाद में द्वितीय फेडरेशन कप लैक्रोस प्रतियोगिता 2025, ये जम्मू कटरा में आयोजित हुई है 5-7 दिसंबर 25 को। और भारत के 16 राज्यों की टीमों ने इसमें भाग लिया। राजस्थान ने लगातार दूसरे वर्ष महिला और पुरुष दोनों वर्गों में खिताब जीता। अगर मैं पुरुष वर्ग की बात करूं तो उन्होंने फाइनल में किसको हराया? गुजरात को हराया 7-2 से। सेमीफाइनल में आंध्र प्रदेश को 12-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में छत्तीसगढ़ को 14-1 से हराया है। और राजस्थान के कप्तान मोहनलाल गमेती थे। और महिला वर्ग की मैं बात करूं तो इन्होंने हरियाणा को पराजित किया है 4-2 से। सेमीफाइनल में उन्होंने छत्तीसगढ़ को हराया था और उत्तर प्रदेश को उन्होंने क्वार्टर फाइनल में हराया था। कप्तान थी सुनीता मीणा। तो ये लैक्रोस प्रतियोगिता दोनों का विजेता कौन रहा? राजस्थान। 16 राज्यों की टीमों ने इसमें भाग लिया था। इसमें राजस्थान की टीम के प्रशिक्षक नीरज बत्रा थे। दोनों टीमों में लगभग 90% खिलाड़ी कौन थे? आदिवासी थे। और टीमों में आदिवासी गमेती समुदाय का वर्चस्व था, जो इसमें सबसे ज्यादा उदयपुर के लोग थे। ब्रिटिश पोलो डे, छठा ब्रिटिश पोलो डे मैच, ये पोलो ग्राउंड जयपुर में हुआ है और 2019 के बाद पहली बार इसका आयोजन दिसंबर 25 में हुआ, जिसमें 2 मुकाबले आयोजित किए गए। पहला जो मुकाबला था वो आपके ब्रिटिश पोलो डे और जयपुर के बीच खेला गया, जिसमें जयपुर की टीम 6-4 के स्कोर से विजेता रही है। पोलो वही होता है जो आप घोड़े पे देख के, घोड़े पे होते हैं, सवार होता है, खिलाड़ी होता है और हाथ में छड़ी होती है और उससे खेलते हैं। अमीरों का गेम है, हर किसी के बस की बात नहीं। मेरे जैसा गरीब आदमी तो वहां जा ही नहीं सकता। उस मैदानों के अंदर वो घोड़ा बड़ा महंगा खेल माना जाता है। 68वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता दिल्ली के अंदर करणी सिंह रेंज में भी है। शूटिंग मतलब निशानेबाजी। और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में इसको आयोजित किया गया। इस पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में करधनी के 16 वर्षीय गौतम पारिक ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता।
उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में पुरुषों की युवा श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पुरुषों की जूनियर श्रेणी में भी रजत पदक जीता और 2024 में भी गौतम ने राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतिस्पर्धाओं में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो पूछ सकते हैं कि ये जो आपके गौतम पारीक है इसका संबंध किस खेल से है? पैरा ओलंपियन है, सॉरी ये पैरा खिलाड़ी है और शूटिंग से 10 मीटर एयर पिस्टल से है। इसके साथ साथ में कई सारे और नाम आएंगे, सौरभी शर्मा, राहुल शर्मा, रक्षित कशवा, आनंद चरण, इन सारों ने भी पदक जीते हैं। और सौरभी शर्मा ने ब्रॉन्ज के साथ में टीम इवेंट में सोलर मेडल जीता है। राहुल शर्मा ने आपके स्वर्ण पदक जीता है ना। इस तरह से रक्षित कशवा ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर आपके कांस्य पदक जीता है। आनंद चरण ने भी एक ब्रॉन्ज जीता है और एक गोल्ड के साथ में एक ब्रॉन्ज तथा 25 मीटर में भी एक ब्रॉन्ज, मतलब एक गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज है वो आनंद चरण ने भी जीते हैं। 5वीं राजस्थान सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप मकराना में हुआ है, जिला डीडवाना कुचामन, 13 से 15 दिसंबर के बीच में हुआ है। पुरुष वर्ग में जयपुर ने स्वर्ण, फड़ौदी ने रजत और गंगानगर ने कांस्य पदक जीता है। भीलवाड़ा ने स्वर्ण महिला वर्ग में और जयपुर ने रजत पदक जीता है। अगर मैं बालिका वर्ग की बात करूं तो जयपुर ने स्वर्ण, फड़ौदी ने रजत और गंगानगर ने कांस्य पदक जीता है। और बालिका वर्ग में नागौर ने स्वर्ण और बाड़मेर ने रजत पदक जीता। ये सीनियर चैंपियनशिप है, सारी की सारी सॉफ्ट बॉल से रिलेटेड है। अंडर 17 राजस्थान बॉयज फुटबॉल लीग, ये जयपुर के फुटबॉल मैदान पर इसका आयोजन किया गया है। और अंडर 17 ब्रदर्स यूनाइटेड चैंपियनशिप बनकर उभरी और इसमें कई सारे खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए। बेस्ट गोलकीपर रसित रहे, जतिन जयपुर एलिट के बेस्ट डिफेंडर रहे, मिडफील्डर आपके प्रत्यक्ष रहे, टॉप स्कोरर अनिल रहे, ब्रदर्स यूनाइटेड का है। और इमर्जिंग प्लेयर उभरता हुआ खिलाड़ी अभिषेक रहा जो जोधपुर एकेडमी का है। 69th नेशनल स्कूल गेम्स कंपटीशन, ये मध्य प्रदेश में हुए हैं और स्कूल गेम्स है ये, ठीक है। बास्केटबॉल राजस्थान टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। हांगकांग इंटरनेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई? हांगकांग में। और नीरजा मोदी स्कूल जयपुर के छात्र सुभाष चौधरी ने अंडर 17 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है स्क्वैश में। और फाइनल मुकाबला उन्होंने सिंगापुर के रेहान सिंह को एक तरफा हराया है उसने। जूनियर राज्य स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता, ये सादुलपुर राजगढ़ में आयोजित किया गया और दोनों वर्गों में जयपुर की टीम इसमें चैंपियन रही है। बॉयज फाइनल में जयपुर ने सीकर को हराया और गर्ल्स फाइनल में जयपुर ने हनुमानगढ़ को हराया। ठीक है, एक तरफा ही मुकाबले रहे ऑलमोस्ट। ऑनर रन मैराथन 2025, ये 7 सितंबर को जयपुर पे थल सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान के द्वारा आयोजित की गई। इसमें क्या था? पूर्व सैनिकों की वीरता का सम्मान करना था। सेना दिवस का अवसर था 15 जनवरी के उपलक्ष्य में, तो सॉरी 7 दिसंबर को और 15 जनवरी को ये लोग सम्मान करेंगे। प्रमुख विजेता 21 किलोमीटर में धर्मेंद्र पूनिया चुरू, 1 घंटा 3 मिनट और 10 सेकंड में इन्होंने 21 किलोमीटर कर ली। 10 किलोमीटर की कैटेगरी में नीता पटेल 33 मिनट और 11 सेकंड में इन्होंने 10 किलोमीटर कर लिया। एचएच द महाराजा ऑफ मैसूर का पोलो टूर्नामेंट, जयपुर पोलो सीजन 25 के अंतर्गत फाइनल में राजस्थान पोलो ग्राउंड पर खेला गया। इसमें टीम ऑप्टिमस अचीवर्स ने जयपुर को पराजित किया है। 45वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई है। 4 पदक इसमें जीते हैं राजस्थानियों ने और इसमें प्रांजल ठोलिया को स्वर्ण पदक मिला है ना, थोलिया है थोलिया। आदित्य जावा को रजत पदक, अथर्व शर्मा को कांस्य पदक मिला है। 29वीं PSPB इंटर यूनिट सीनियर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, ठीक है, इसका आयोजक गेल इंडिया था। विजेता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रहा है और इसके साथ साथ में उपविजेता ऑयल इंडिया लिमिटेड है और ये तेल कंपनियों ने इसमें भाग लिया था। 79th संतोष ट्रॉफी सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप, हमारे टाइम में हम केवल इतना याद रखते थे कि संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अब दौर कितना बदल गया है, हालांकि 13-14 साल पुरानी बात हो गई।
अब आपको ये चैंपियनशिप के बारे में भी याद रखना है कि राजस्थान ने इसमें महाराष्ट्र को हराया है। पहले हम केवल इतना याद रखते थे कि संतोष ट्रॉफी का संबंध है वो फुटबॉल से है। अब ये भी याद रखना है कि इसमें जीता कौन है। 80वीं वेस्टर्न इंडियन स्किल्स चैंपियनशिप मुंबई में आयोजित की गई और इसमें 5 पदक राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते। 2 स्वर्ण है, 1 रजत है, 2 कांस्य है। इसमें धैर्य गोमिया, अमय महाजन, फरीद अंद्राबी, दिव्यांशी जैन, युवान शर्मा, 3 गोल्ड है इसके। धैर्य गोंगिया, अमय महाजन और फरीद अंद्राबी ने। फरीद अंद्राबी का रजत ही है। धैर्य गोगिया और अमय महाजन ने स्वर्ण पदक जीता है। सुशील कुमार मीणा, ये जयपुर में सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं और करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में इन्होंने 6ठी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता है। बढ़िया बात है ये। SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया शतरंज में जयपुर के युवा खिलाड़ियों ने बेंगलुरु में आयोजित इस प्रतियोगिता में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक जीता। ये एक सेंट जेवियर्स का छात्र है, एक MGD स्कूल का है, महारानी गायत्री देवी स्कूल। अर्जुन अवार्ड 2025, ये इंपॉर्टेंट है। खेल मंत्रालय की समिति ने 24 दिसंबर 2025 को नामांकन सूची जारी करी है। हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नामांकित किया गया, अभी नामांकित हुए हैं देखो। और कुल 24 खिलाड़ियों में से राजस्थान के 3 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें पद्मनाभ सिंह, निर्मला भाटी, रुद्रांश खंडेलवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम याद रखना, क्योंकि नामित हुए ना, ये भी पूछे जा सकते हैं। 26 जनवरी को जो कार्यक्रम होगा उसमें ये दिए जाएंगे। एक जयपुर से, एक उचामन से, रुद्राक्ष जो है भरतपुर से है, ये पैराशूटर है। निर्मला भाटी खो खो से है, पद्मनाभ सिंह पोलो से है, नाम से पता चल रहा है। ये दिया कुमारी के पुत्र है। और खो खो टीम विश्व विजेता जो रही थी उसमें निर्मला भाटी सदस्य थी। 37वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल ये लखनऊ में संपन्न हुआ है और राजस्थान रनर अप रहा है। रनर अप मतलब हार गया है, किससे? पंजाब ने राजस्थान को 32-23 से हराया है। राजस्थान के कप्तान थे करण सिंह शेखावत। 7वीं जूनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता ये बाड़मेर में आयोजित हुई आदर्श स्टेडियम में। और इसमें परिणाम में बालक वर्ग में टोंक विजेता रहा, करौली उप विजेता है, और बालिका वर्ग में चूरू ने खिताब जीता, टोंक उप विजेता रहा है। 69th राष्ट्रीय विद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता ये 2 से 6 जनवरी को बाड़मेर में आयोजित हुई। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों टीम है वो राजस्थान की जीती है। राजस्थान ने हरियाणा को फाइनल में 48-45 से हराया। और अगर मैं बात करूं गर्ल्स में तो महाराष्ट्र को एक तरफा 48-09 से हराया। और कृतिका खटिक भीलवाड़ा की है जो इसकी कप्तान थी। अब कुछ वन लाइनर थे इसमें, तो वन लाइनर ज्यादा कुछ थे नहीं, इसमें बहुत कुछ आ गया था। ठीक है, तो ये था दिसंबर का कंप्लीट करंट अफेयर्स। और अब नेक्स्ट क्लास हमारी जो नेशनल करंट इश्यूज शुरू की है वो 20 दिसंबर को हम अपलोड करेंगे, सॉरी जनवरी को अपलोड करेंगे। आप इसको पढ़िए अच्छे से। इसकी PPT हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।